हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, कॉन्ट्रैक्ट लव पार्ट 2, चैप्टर 21, सूर्यांक का केयरिंग बिहेवियर। उसके बाद सूर्यांक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां सर्वेंट देविका की सेवा करने के लिए रुक गई। सूर्यांक अपने स्टडी रूम में जाकर अपना काम घर से ही करने लगा। अगली सुबह देविका उठी तो उसे दवाई की वजह से पहले से बेहतर लग रहा था। घाव पर दवाई लगने की वजह से उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपने कपड़े ढूंढकर पहने। अभी भी देविका पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। दीवार का सहारा लेकर वो जैसे तैसे कमरे से सीढ़ियों के रास्ते नीचे डाइनिंग रूम में आई थी। सर्वेंट ने देविका को देखकर कहा, अरे मैडम, आप नीचे क्यों आ गई? कैसा लग रहा है अब आपको? आप बैठिए, मैं जल्दी से जाकर आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। आप यहाँ पर आराम से बैठिए या फिर कमरे में आराम करिए, मैं दलिया वहीं ले आऊंगी आपके लिए। सर्वेंट के खाना पूछने पर देविका उससे कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ और अपने घर जाना चाहती हूँ। देविका अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो किसी भी तरीके से वहां से चले जाना चाहती थी। क्या तुम अब सच में ठीक हो? तुम इस आंगन से बाहर तक तो अकेली चल नहीं पाओगी और बोल रही हो कि ठीक हूँ। सूर्यांक ने ठंडे भाव से कहा, मिस देविका की हेल्प करो। हाँ छोटे उस्ताद। सूर्यांक सीढ़ियों से नीचे चला आया। हालांकि उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह फिर भी बहुत ज्यादा आक्रामक लग रहा था। उनके शरीर से निकली हुई आभा किसी को भी उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं देती थी। देविका ने सूर्यांक कपूर को देखा और थोड़ा सा नर्वस महसूस किया। उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो सूर्यांक ने उसके साथ किया। उसमें सूर्यांक का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। देविका पूरे टाइम अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। मेरे घाव पर दवाई लगाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, देविका ने कुछ शर्माते हुए कहा। मेरे असिस्टेंट ने आपके लिए बिजनेस के गुण सीखने के लिए आपका एडमिशन करवा दिया है। शनिवार और रविवार को छोड़कर हर रात 6 बजे से 9 बजे के बीच 3 घंटे होते हैं जब आपको पढ़ाई करनी है। सूर्यांक कपूर ने देविका की तरफ देखकर कहा। वह आपको बाद में एड्रेस भेज देगा। मुझे आशा है कि आप समय पर स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। देविका को बिजनेस के दांव पेंच सिखाने के लिए सूर्यांक ने उसका एडमिशन एक बिजनेस स्कूल में कराया था। देविका को वहां जाकर शुरुआत से सब कुछ करीने से सीखना था। बाकी की गाइडेंस देने के लिए तो सूर्यांक उसके साथ हमेशा होगा ही। ठीक है, धन्यवाद, देविका ने अपना सिर नीचे झुकाए हुए सूर्यांक को थैंक्स बोला। जब दलिया परोसा गया तो देविका ने चुपचाप सिर नीचे करके बिना किसी शिकायत के दलिया खा लिया। सूर्यांक कपूर ने उसे कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था, जिससे कि वह कंपनी में अपनी जगह बना सके और दूसरों से कमजोर ना लगे। जहां तक कपड़ों का सवाल था, उसे यह सीखना था कि कपड़े ऐसे पहने चाहिए जो तुम्हारी छवि को और अधिक उभार कर किसी के सामने रख सके। जैसे काले कपड़े लोगों को एक मजबूत एहसास करवाते हैं। सूर्यांक एक एक बात देविका को बहुत बारीकी से समझा रहा था, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। हाई हील्स यकीनन एक महिला के लिए किसी हथियार से कम नहीं होते हैं। आप बहुत ही ज्यादा कैजुअल कपड़े पहनती हैं। यदि आप एक जोड़ी फ्लैट जूते पहनकर कंपनी में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको आम आदमी समझा जाएगा। आपकी तब तक कोई अहमियत नहीं होती जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड लेना और दूसरों को ऑर्डर देना नहीं सीखते। आप एक मजबूत इंसान की तरह नहीं दिखते हैं जब तक आप खुद अपने आप को मजबूत नहीं समझते। आपका रुतबा लोगों के सामने कम हो जाता है। कम से कम आप अपने आप को एक मजबूत महिला की तरह तो दिखाएं, ताकि आपकी उपस्थिति लोगों में डर पैदा कर सके। सूर्यांक कपूर देविका को ये सब समझाता रहा। बहुत गंभीरता से बैठी हुई देविका सूर्यांक की बात सुन रही थी और उसकी बात सुनते हुए उसने सारा दलिया खत्म कर लिया। मुझे याद रहेगा जो कुछ भी आपने बताया, मैं उसमें से कुछ भी नहीं भूल। मैं कल जाकर अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लूंगी, देविका ने कहा। सूर्यांक ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया। देविका सच में कुछ नहीं जानती थी, वह एक बेवकूफ और भोली भाली लड़की थी बिजनेस के मामले में। जब पहली बार वह कंपनी में गई थी तो उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है।
उस समय वो एक मनमौजी और नौसिखिया लड़की थी जिसे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले जाकर तुम अध्यक्ष के ऑफिस को साफ करोगी, कंपनी के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मेरा एक असिस्टेंट तुम्हारे साथ वहां उस कंपनी में तुम्हारी हेल्प के लिए रहेगा। वह जानता है कि उसे कब क्या और कैसे करना है, बस उसकी बात सुनते हुए फॉलो करना। सूर्यकांत कपूर ने कहा, मेरा असिस्टेंट इस दौरान कंपनी में तुम्हारी हर तरीके से मदद करेगा और तुम्हारे लिए वह इस कंपनी को कुछ टाइम के लिए मैनेज करता रहेगा। हाँ, देविका ने सिर हिलाया। अपना दलिया खत्म करने के बाद उसने सूर्यकांत के घर से जाने का प्लान बनाया। सूर्यकांत ने उसे एक बार भी नहीं रोका और उसे वहां से जाने दिया, लेकिन उसने अपने ड्राइवर से कहा कि वह उसे उसके घर तक छोड़ दे। जब देविका घर लौटी तो उसने अपने गर्म और लाल गालों को अपने हाथों से पकड़ रखा था। वह पूरी तरीके से अचंभित थी। जब उसने सूर्यकांत कपूर को देखा उसे उसके लिए अपने दिल में कुछ महसूस हुआ, शायद वो उसे पसंद करने जैसा कुछ महसूस कर रही थी। उसके पास दूसरों को अपनी ओर खींचने की ताकत थी। जिस शांत और ठहरे हुए सूर्यकांत से वो अभी मिलाकर आई थी उसने देविका के दिल को छू लिया था। उसे एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगी है। आज तक उसने कभी किसी आदमी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा उसे सूर्यकांत के लिए हो रहा था। सूर्यकांत से इतनी चोट खाने के बाद भी देविका उसके उस रूप से मिलाई थी को शायद ही किसी ने देखा था। केवल सूर्यकांत कपूर। उसे सूर्यकांत का अपने लिए फिक्र करना अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि सूर्यकांत जो दिखाता है वैसा बिल्कुल नहीं है। अपनी जो इमेज उसने दुनिया वालों के सामने रखी है वो असल जिंदगी में उससे बिल्कुल अलग था। सिक्के का एक पहलू दुनिया के सामने था जबकि दूसरा सूर्यकांत ने छुपा कर रखा था। हालांकि उसका सूर्यकांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता था और सूर्यकांत ने साफ कहा था देविका के लिए उसके दिल में कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। फिर भी देविका उसे पसंद करने लगी थी। देविका को अपनी ऐसी हालत देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। देविका ने गहरी सांस ली। उसे पता था ये समय इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी कंपनी थी जो कि उसके हाथ में कतई नहीं थी। अभी तक उसने कुछ भी नहीं सीखा था जिससे वह अपनी कंपनी चला सके, इसलिए वह अपने आप को निराश होने का एक मौका भी नहीं देना चाहती थी। उसने ठान लिया था अब वह अपनी कंपनी के लिए सब कुछ सीख कर रहेगी, अपनी सारी मेहनत उसके लिए लगा देगी। हालांकि सूर्यकांत कपूर के साथ उसे बहुत ज्यादा सहज फील होता था। अब देविका को उसके साथ रहने से डर नहीं लगता था। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब सूर्यकांत कपूर हर हाल में उसके साथ खड़ा था उसे संभालने के लिए। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी था और साथ ही बहुत ज्यादा जीनियस भी था। घर लौटकर देविका ने एक मिनट के लिए भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे स्टडी रूम में चली गई जहां उसके पापा ने उसके लिए कई सारी किताबें छोड़ी थी। वहां कई फाइलें उसके पापा ने बना कर रखी थी। उन्होंने कई छोटे और बड़े नोट्स लिख कर रखे थे। इन सभी चीजों को देखकर देविका की आंखें भर आई। माँ पापा आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? देविका ने दिल से अपने मम्मी पापा को याद किया। देविका ने अपने हाथ में रखी किताब को सहलाया। वह किताब उसे अपने माँ पापा की याद दिला रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसके पापा बहुत ईमानदारी से काम करते थे और उसकी मम्मी कितना स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। उसे याद आया कि उसके मम्मी पापा हमेशा उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते थे। उसके मम्मी पापा के सबसे ज्यादा करीबी लोगों और रिश्तेदारों ने ही देविका को आज धोखा दे दिया था। उसकी किसी भी बात को उसके रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने अनसुना कर दिया था। उसके चाचा लोग ही उनकी कंपनी को लूटना चाहते थे। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपनी हेल्प करने के लिए कोई मिला है। सूर्यकांत कपूर क्या आप उसे जानते हैं? वह सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वह वास्तव में उतना बुरा नहीं है जितना मुझे लगता था। वह बहुत अच्छा है। वह मेरी हेल्प करेगा इस कंपनी को वापस लेने में। आनिका ने अपने आंसू पोंछे और बड़बड़ाए। चैप्टर 22 देविका का न्यू लुक। अगले दिन सुबह सुबह देविका मॉल चली गई। देविका आज अपने लुक को पूरी तरीके से चेंज करने वाली थी। उसे याद था जैसा सूर्यकांत ने कहा था कि उसे कंपनी में जाने के लिए हाई हील्स पहननी थी और अपने लिए नए आउटफिट्स लेने थे।
उसे अपना स्टैंडर्ड चेंज करना था ताकि वह दूसरों से ऊपर उठ सके। भले ही वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा दिखावा करना पड़ता था जैसे कि उसे कोई हरा नहीं सकता। अपना रौब जमाए रखने के लिए इस इंडस्ट्री में लोगों को धोखे में रखना बहुत आम बात थी। अपने आप को बदलने के लिए देविका ने पिछली रात घर जाकर कुछ देर टेलीविजन देखा और बिजनेस वुमेन कैसे कपड़े पहनती हैं उसके बारे में स्टडी की, ताकि अगले दिन वो अपने लिए आउटफिट्स लेने में कोई गलती न कर दे। उसके लिए अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो गोल्डन टाइम उसे मिला था उसमें उसे अपनी हर चीज पर काम करना था। खुद को सबके आगे परफेक्ट बनाने के लिए उसे हर चीज पर बारीकी से नजर रखनी थी। तो उसने अपना एक हेयर कट लिया और अपने लिए कुछ अच्छे सूट खरीदे। वहां कुछ लग्जरी ब्रांड के कपड़े भी थे जो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। अब वो मनमौजी लड़की बिल्कुल नहीं थी जैसी वो पहले हुआ करती थी। देविका अब पहले से ज्यादा चालाक और समझदार हो गई थी। उसे अब दिखावा करना और खुद पर काबू रखना भी आ गया था। भले ही उसे पहले कुछ भी सीखना पसंद नहीं रहा हो, पर वो पहले से तेज और चालाक थी। तभी तो सूर्याक की कही एक एक बात उसे बारीकी से याद थी। अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। अब तक सूर्याक के साथ रहकर और उसकी बातों से उसने खुद को बदल लिया था। अपने लिए फुटवेयर चुनते हुए उसने सूर्याक के कहे अनुसार हील्स के कुछ जोड़े लिए। वो उन्हें पहनकर चलने में काफी कंफर्टेबल थी। देविका ने चमकीले लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। ये शॉर्ट ड्रेस उसके लुक को अलग ही शाइन दे रही थी। अपने इस शॉर्ट ड्रेस लुक में देविका बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने पैरों पर उसने पतली ऊंची एड़ी की एक जोड़ी हील्स पहनी हुई थी। उसका नया परफेक्ट लुक जब उसने आईने में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। देविका ने जब खुद को आईने में देखा तो अपने आप को देखकर वह पहचान ही नहीं पाई कि यह सच में वही थी। उसने अपने आप को पहले कभी इतना खूबसूरत लगते हुए देखा ही में था और न ही कभी खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए कोई मेहनत ही की थी। नए लीडर्स सब कुछ एक साथ कर लेना चाहते थे, लेकिन देविका सिर्फ सुंदर कपड़े पहनना चाहती थी और अपने लिए कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहती थी ताकि लोग उसकी कैपेबिलिटी को देख सके और पहचान सके कि देविका भी सब कुछ कर सकती है और उसमें भी अपनी कंपनी को चलाने के सारे गुण हैं। जब वह घर लौटी तो सूर्याक का असिस्टेंट उमेश पटेल देविका का पहले से नीचे इंतजार कर रहा था। मिस देविका, आज से मैं आपका बनकर आपके साथ रहूंगा। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, और अगर आप चाहती हैं तो मुझे अपने नीचे कुछ भी काम करने के लिए दे सकती हैं। मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। उमेश पटेल मुस्कुराया और उसने देविका से उसका असिस्टेंट होने के तौर पर कहा। उमेश पटेल सूर्याक कपूर का पसंदीदा असिस्टेंट था, और होता भी क्यों ना, आखिर वह सूर्याक का कहा हुआ हर चीज थोड़ी ही देर में पूरा करके दे देता था। ओवरऑल कहे तो वह कुछ भी कर सकता था, क्योंकि सूर्याक कपूर उससे हमेशा बहुत सारे काम करवाता था, इसलिए उसे अपने सारे काम करने में महारत हासिल हो चुकी थी। अब वह इतना कैपेबल हो चुका था कि वह कुछ भी कर सकता था। उसके लिए उसे किसी दूसरे के आगे झुकना नहीं पड़ता था, वह खुद ही सारे काम कर लेता था। इसका मतलब मुझे अपने हर काम के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। उमेश पटेल ने देविका के लिए हाँ में सिर हिलाया। दोनों मुस्कुराए और कंपनी के लिए रवाना हो गए। उमेश पटेल ने देविका को कंपनी की ओर जाते हुए कार में बताया कि अब उसे अपने लिए कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर की जरूरत है, एक सीईओ के रूप में, और जबकि वह एक महिला है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो देविका की पहचान और उसके स्टेटस को अच्छे से दिखा सके। देविका ने उसकी एक एक बात याद रखी थी। हालांकि उसने अपने मन ही मन में हर चीज की तैयारी कर ली थी। उसे ऐसा लगता था कि वह पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जब देविका पहले दिन कंपनी में आई तो वह कंपनी के लोगों से अभी भी कुछ परेशान थी। कंपनी में कोई भी देविका को तवज्जो नहीं दे रहा था, ना ही रिसेप्शनिस्ट ने उसका वेलकम किया और किसी सफाई कर्मचारी ने भी उसकी ओर देखा तक नहीं। कंपनी के ज्यादातर हाई पोजीशन वाले लोगों ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी, और जो भी लोग कंपनी में आए थे उन्होंने भी देविका को गंभीरता से नहीं लिया। जब उमेश पटेल के साथ थी बस सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, लेकिन क्योंकि सूर्याक उसके साथ नहीं था इसलिए कंपनी के बड़े से बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति के लिए भी देविका मायने नहीं रखती थी। यहाँ तक कि उमेश पटेल के लिए भी उन लोगों के दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, और ना ही देविका का उसके साथ होना देविका के स्टेटस को ऊंचा कर रहा था।
देविका को बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी देविका ने अपनी एनर्जी का 120% लगा दिया था। सीईओ के ऑफिस को साफ करने में मेरी हेल्प करें, मेज का कलर व्हाइट में चेंज करें और इन एस को भी चेंज कर दे। और ये जब देविका सीईओ के ऑफिस में पहुंची तो उसने सबसे पहले अपने ऑफिस को रिनोवेट करवाया। देविका के पापा के सेक्रेटरी और असिस्टेंट ने उसे सार्कास्टिकली देखा। ऐसा लग रहा था कि वह वहां पर खड़े होकर देविका को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। क्या देविका वास्तव में ऐसा सोचती है कि वह किसी कंपनी को लीड कर सकती है? जब तक इसके पापा पहले जिंदा थे तब तक वह कंपनी में कभी भी झांकने तक नहीं आए और ना ही इसने कभी कुछ किया। आज जब वह मर चुके हैं तो इसने इतनी जल्दी कंपनी को संभालने का डिसीजन ले लिया। मुझे लगता है कि जब एक बार यह कंपनी को लीड करने लगेगी तो कंपनी अपने आप ही कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। कंपनी चलाने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, वह कुछ नहीं जानती है। मुझे तो पता ही नहीं कि आखिर आए ही क्यों है इस कंपनी में। देविका की नाक बहना शुरू हुई और वह लगभग रो पड़ी। जब उसने अपने पापा के बारे में सोचा तो उसे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ। लेकिन देविका इन सब लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी, उसे मजबूत होना था। उसके पापा का देहांत हो चुका था, अब केवल वही थी जो कंपनी में अकेली रह गई थी और उसे इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी थी और वह कर भी रही थी। देविका ने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी सुन लो, लेकिन उसे इस कंपनी को आगे लेकर जाना ही है। वह अपने कलीग्स की बातों को अनसुना कर देती है। देविका ने एक गहरी सांस ली और एक झूठी मुस्कान के साथ अपने ऑफिस के लोगों को देखा और कहा, क्या तुम सब ने सुना जो मैंने अभी कहा? यदि तुम सब लोगों ने सुना कि मैंने क्या कहा तो इस काम को तुम सब मेरे लिए तुरंत करो। मेरे लंच के बाद मुझे आशा है कि मेरा कार्यालय पूरी तरह से जैसा मैं चाहती हूं वैसा ही बदला हुआ मिलेगा। कुछ एम्प्लॉयज ने देविका को ऐसे देखा जैसे उन्हें उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी देविका की बात से सहमत नहीं था। वे सब मुड़े और वहां से चले गए। जब वो लोग वहां से चले गए तो उनमें से कुछ को देविका के वहां होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे ही वो लोग वहां से चले उन्होंने देविका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सच में को खुद को समझती क्या है कौन वो? क्या उसे ये लगता है कि वो सीईओ के पद पर टिककर बैठ सकती है? वह हमें कितने भी ऑर्डर देती रहे, हम उसके किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। चैप्टर 23 देविका की हिम्मत। ये बात सही है कि हम केवल मिस्टर जॉन की सुनते हैं। देविका ने अपना मुंह फेर लिया। वह कुछ देर के लिए थोड़ी हताश हो गई। जैसा कि वो सोच ही रही थी कि बिना सूर्यांक कपूर के वह कंपनी नहीं चला सकती, अब उसे को सच लगने लगा था। कौन सुनेगा उसकी बात? उसकी बात किसी ने भी सुनना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं कि उसने आखिर कहा क्या। ना ही कोई भी वहां उसके लिए काम करने को तैयार ही था। वहां जितने भी लोग काम करते थे उन सब के लिए देविका का होना ना होना एक ही बराबर की बात थी। उमेश पटेल, मुझे क्या करना चाहिए? देविका ने अपने साथी उमेश पटेल की ओर देखा और उससे कहा, क्या मैं वाकई में कंपनी को चलाने के लिए काबिल नहीं हूं? क्या मुझे सच में हार मानकर इस कंपनी को छोड़कर चले जाना चाहिए? मिस्टर सूर्यांक कपूर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ जानने के लिए पैदा नहीं हुआ है, या कोई भी इंसान अपनी मां के पेट से जानकार बनकर पैदा नहीं होता है। ऐसा ही कुछ कंपनी को चलाने के लिए भी होता है। भले ही वह एक भिखारी ही क्यों ना पैदा हुआ हो, फिर भी वह भिखारी उस कंपनी को चलाना सीख सकता है अगर वह प्रैक्टिस करता रहे और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखे। इसलिए मिस देविका, आपको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज तो केवल पहला दिन था, अभी तो आपको एक लंबा रास्ता तय करना है। अपनी कंपनी को अच्छी तरह से शांत मन से आगे बढ़ाए। मैं जानता हूं कि यह कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना तो है ही। इसके लिए आपको खुद को शांत और एकाग्र रखना होगा। उमेश पटेल ने बड़ी सादगी से देविका से कहा। हाँ मिस्टर उमेश पटेल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उसके साथ ही मुझे सतर्क भी रहना है ताकि कोई अब मेरा फायदा न उठा सके और न ही मुझे किसी तरह का कोई नुकसान ही पहुंचा सके। देविका ने अपनी दोनों मुट्ठी जोर से भींच ली और उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। मिस देविका, गति। यह मत भूलो कि गति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कभी भी गति हर चीज पर हावी हो सकती है, आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकती है और खाक में भी मिला सकती है। उमेश पटेल ने देविका को फिर से याद दिलाया। देविका ने हाँ में सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि अचानक आनिका पूरी तरीके से बदल चुकी है और उसके भीतर का कोई और ही व्यक्ति बिल्कुल अलग तेवर लिए सामने आ गया है। देविका अपने ध्यान से बाहर निकली और सेक्रेटरी के ऑफिस की ओर चल पड़ी। उसने अंदर के लोगों के ग्रुप को देखा जो काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब लोग वहां खड़े होकर बस मजे कर रहे थे। जो भी बातें मैंने तुम सब से कुछ समय पहले कही थी, क्या तुम सब ने मेरी बात सुनी? कल सुबह से पहले अपने उन सारे कामों को पूरा कर लो जो मैंने कहा है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी है, कोई मजाक नहीं है, या तुम्हारे लिए कोई खेल का मैदान नहीं है जहां खड़े होकर तुम खेलने में लगे हो। अगर तुम्हें खेलने का इतना ही शौक है तो इस कंपनी से चले जाओ और बाहर जाकर खेलो। अगर आप सब लोग यहाँ बैठकर काम करना चाहते हैं तो ठीक ढंग से और मेरे तरीके से काम करें, नहीं तो आपके लिए दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। देविका का स्वभाव एकदम निडर था। ऐसा लग रहा था कि देविका कोई और ही इंसान बन गई है। उस सीक्रेट ग्रुप में शामिल सभी लोग एकदम से चौंक गए। एक पल के लिए उन्होंने वास्तव में बोलने की हिम्मत नहीं की। देविका की यह साइड उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए उसे देखकर वह अचानक से शॉक्ड हो गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वे सभी लोग अपने पुराने स्वभाव में वापस आ गए और देविका को बड़े ही घृणा भरी नजरों से देखा। वह रूड होने का नाटक कर रही है, ये उसका असली स्वभाव है ही नहीं। उसे अभी यहाँ आए हुए समय कितना हुआ है और यहाँ आकर हमें डराने की कोशिश भी कर रही है। उसे क्या लगता है कि वह है कौन? क्या उसे सच में यही लगता है कि हम उससे डर जाएंगे? मिस्टर जॉन का साथ जब तक हमारे साथ है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आंखों में देविका के आने का या उसकी किसी बात का बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दे रहा था, और यह बात तो उन्होंने बिल्कुल देविका की आंखों में ही देखकर कही। देविका को समझ आ गया था कि इन लोगों से कुछ भी कहना बस फिजूल होगा। उसे अपनी एनर्जी इन पर वेस्ट नहीं करनी थी, इसलिए देविका ने उनसे आगे कुछ भी नहीं कहा। इसलिए वहां से सीधे वह सीईओ के कार्यालय में चली गई। अंकल जॉन ऑफिस आ रहे थे और वह बहुत ज्यादा बिजी भी लग रहे थे। इसलिए जब देविका अंदर आ रही थी तो अंकल जॉन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। हालांकि देविका ने उन्हें कई बार आवाज लगाए और उनका दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अंकल जॉन ने बिजी होने की वजह से एक बार भी उसकी तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। अंकल जॉन आधे घंटे से बिजी चल रहे थे और इसी कारण उन्होंने देविका को भी पिछले 30 मिनट से दरवाजे पर इंतजार करने दिया। देविका और उसका सेक्रेटरी उमेश पटेल दोनों अंकल जॉन के ऑफिस के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद जब अंकल जॉन फ्री हो गए तब कहीं जाकर उनकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी देविका और उसके सेक्रेटरी पर पड़ी। ओह मिस देविका ओबरॉय, आप यहाँ कब आए? आपने तब से कुछ कहा क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि मुझे आवाज क्यों नहीं लगाए आपने? अंकल जॉन ने सिर उठाकर देविका को देखा और एक बड़ी सी मुस्कान अपने होठों पर बिखेर दी। आओ आओ, अंदर आओ और प्लीज बैठो। तुम लगता है काफी देर से दरवाजे के बाहर खड़ी हो, प्लीज हैव अ सीट। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि अंकल जॉन काफी अच्छा दिखावा करना जानते थे। देविका अपने मन ही मन बहुत जोर से हंस रही थी, इस बात से कि वह कितनी बेवकूफ है जिसे पहले से यह नहीं पता था कि अंकल जॉन वास्तव में कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग करना जानता था। देविका जॉन अंकल के ऑफिस में घुसते हुए सीधे उनकी नजरों में देख रही थी। उसने अंदर जाते ही कहा, अंकल जॉन प्लीज मुझे आगे से प्रेसिडेंट कहकर बुलाए और मैं भी आपको उतनी ही इज्जत के साथ सीईओ कहूंगी। मैं आपको ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपसे कुछ वर्क ओवरटेक करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप आज आफ्टरनून में मेरे ऑफिस में आए और वह सारी जरूरी चीजें मुझे सौंप दे ताकि मैं भी अपना काम शुरू कर सकूं। आई होप यू डोंट माइंड। अंकल जॉन अभी भी एक शैतानी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। और मिस प्रेसिडेंट, मैं आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा, पर मुझे अभी भी इस बात का डर है कि आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे।
कोई बात नहीं अंकल जॉन, आप इस बात की चिंता मत करिए। अगर मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बेहिचक बिना किसी शर्मिंदगी के आपके पास आकर आपसे पूछ लूंगी। आप यहाँ मेरी मदद करने के लिए तो है ही करेंगे ना अंकल जॉन। इतना कहकर देविका घूमी और वहां से चली गई। जब देविका सीईओ के ऑफिस से थोड़ा दूर निकल गई तब कहीं जाकर उसने राहत की एक गहरी सांस ली। देविका सच में थोड़ी देर पोक तो थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी बात पूरी कर ही दी थी। मैंने कैसा किया? मेरे चेहरे पर डर तो नहीं दिखाई दे रहा था? देविका ने उमेश पटेल की तरफ मुड़कर पूछा। उमेश पटेल ने सिर हिलाया। मिस देविका, आपने बहुत अच्छा किया। उमेश पटेल के प्रोत्साहन की वजह से देविका को खुद पर भरोसा हो गया था। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम उसने कुछ तो किया जो वाकई में उसके और उसकी कंपनी के लिए ठीक था। चैप्टर 24 कंपनी में देविका का रुतबा। दोपहर के समय देविका मिस्टर उमेश पटेल के साथ लून करने चली गई। उमेश पटेल ने सूर्यांक कपूर के साथ उसके लिए लंबे समय तक काम किया था, इसलिए वह सूर्यांक कपूर के बिजनेस पाथ के बारे में बहुत कुछ चीजें जानता था। उनका लंच काफी लंबा चला क्योंकि लंच के दौरान उमेश पटेल ने देविका कपूर को बिजनेस करने के कुछ तरीके भी सिखाए। देविका ने सब कुछ बड़ी गंभीरता के साथ सुना, समझा और सीखने की पूरी कोशिश की। दोपहर में लंच के बाद जब दोनों वापस कंपनी लौटे तो देविका का ऑफिस अभी भी ज्यों का त्यों ही था। कंपनी की ऐसी हालत देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता था कि उन कुछ सेक्रेटरीज ने देविका की किसी भी बात को और उसके लोगों को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उसकी बातों को सुना। मिस देविका, आपको इन सब लोगों को कंपनी से निकाल देना चाहिए, यही आपकी कंपनी के लिए सही होगा, उमेश पटेल ने कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर देविका उमेश पटेल को अचंभे से घूर कर देख रही थी। उसके लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। उन्हें कंपनी से निकाल दूं? देविका ओबरॉय दंग रह गई। देविका उन सब के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, आखिर वह सभी लोग कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी थे। अगर देविका उन्हें ऐसे ही बिना किसी प्रायर नोटिस के सीधे कंपनी से निकाल देती तो इससे कंपनी में असंतोष होने के साथ ही कंपनी के बाकी बचे लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते थे। देविका के मन में डर था कि कहीं उसकी कंपनी इस फैसले के कारण बंद न हो जाए। मिस देविका, चीजों को निर्णायक रूप से करें, आपका टफ होकर डिसीजन लेना जरूरी है, तभी तो आपके होने का पता लगेगा सभी को। आपको याद रखना चाहिए कि बिजनेस में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, उमेश पटेल ने देविका को याद दिलाया। बाकी इसके अलावा बाकी के काम आप मुझ पर छोड़ दें। आज से मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट बनकर आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कोई भी काम करने का ऑर्डर दे सकती हैं और मैं आपके लिए उसको पूरा करूंगा। आप बस बैठकर ऑर्डर दीजिए। खुद किसी काम को करने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस अपने कैबिन में जाकर बेफिक्री से अपनी एयर पर बैठिए और काम को पूरा होता हुआ देखिए। बी ए बॉस एंड बिहेव लाइक अ बॉस। देविका ने अपना सिर हिलाया। उमेश पटेल सूर्यांक कपूर का असिस्टेंट था, इसलिए देविका उस इतना भरोसा करती थी। क्योंकि उमेश पटेल ने देविका से ये सब कहा था तो वो सही ही होगा। उसके बाद उमेश पटेल सीधे सीक्रेट रूम में गया। सीक्रेट सेक्रेटरीज बड़े आराम से बैठे खरबूजे के बीज खा रहे थे और गपशप कर रहे थे। देविका के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें कुछ भी कहने वाला कोई नहीं था। उन सब लोगों को बहुत ही ज्यादा आज़ादी मिल गई थी क्योंकि अब कोई भी उनका बॉस नहीं था। देविका ओबरॉय की बातों के लिए वे सब लोग उसे अवॉइड करने का ऑप्शन चुन सकते थे, क्योंकि देविका उन लोगों के लिए बस एक आउटसाइडर थी। मुझे नहीं लगता है कि मिस देविका कपूर पावरफुल है। उसमें हम लोगों को काम देने की काबिलियत ही नहीं है। उसे खुद को तो कुछ आता नहीं तो हमें क्या ऑर्डर देगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब उमेश पटेल सीक्रेट कमरे में आया तो देविका की बातें न मानने वाले लोगों का एक ग्रुप देविका को नीचा दिखाते हुए उसके बारे में बातें कर रहे था। आप सभी को कंपनी से निकाल दिया गया है। उमेश पटेल दरवाजे पर खड़ा हो गया और बड़े ही रूखे स्वभाव में कहा, आप सभी यहां से जा सकते हैं। इस कंपनी में आपका आज तक का जितना भी बकाया है वो सारा कैश क्लियर करें और यहां से बिना कोई सवाल जवाब किए चले जाए, वो भी बिना पीछे मुड़े। क्या एक लेडी सेक्रेटरी ने उमेश पटेल को बहुत अचंभे से देखा।
हमें कंपनी से निकाल दो। ये किसका ऑर्डर है मिस देविका ओबरॉय का? मुझे डर है इस बात का है कि उसके पास हमें कंपनी से निकालने के राइट्स नहीं हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। न ही कंपनी उसके कंट्रोल में है और न ही हमें फायर करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है। ऑफ कोर्स, अगर हमें कंपनी से निकाल दिया गया तो क्या ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनी अभी नए एम्प्लॉय को भर्ती कर पाएगी? उसने हमें कंपनी से निकालने जैसी हिम्मत कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिस देविका ओबरॉय नहीं कर सकती हैं। उमेश पटेल ने अपने सामने बैठे लोगों को ठंडे भाव से देखा और कहा, अब मैं आप सबको आपके रेजिग्नेशन लेटर के साथ इन्फॉर्म करूंगा कि आपको वाकई में कंपनी से मिस देविका ओबरॉय ने निकाल दिया गया है। तुम सब लोग अपना सामान समेटा और आज ही यहां से दफा हो जाओ। जहां तक बात रही कि ओबरॉय ग्रुप्स दूसरे नए एम्प्लॉय को यहां भर्ती कर पाएगा या नहीं, ये सोचना आपका काम नहीं बल्कि इस कंपनी का काम है। आप यहां की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अब आप लोग खुद अपनी मर्जी से यहां से चल कर जाएंगे या आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी आपका पीछा करते हुए आपको यहां से निकाल फेंके? आप इन दोनों में से जो अच्छा लगे चुन सकते हैं। मैं 1 घंटे बाद फिर से वापस आऊंगा ये एक करने की। आप सभी को मेरी बात समझ आई या नहीं? अगर आ जाए तो ठीक, वरना सिक्योरिटी तो है ही ना आपकी मदद करने के लिए। उमेश पटेल ने बातों को ज्यादा न घुमाते हुए सीधे सीधे अपनी बात कही, वहां से मुड़ा और अपने पीछे एक डिटर्मिन्ड फिगर छोड़ गया। वो सच में निडर था। इसके बाद उमेश पटेल ने ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए फोन कॉल किया। हालांकि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय उसकी बातों को सीरियसली लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, पर इस बात से उमेश पटेल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आफ्टर ऑल उमेश पटेल ने जीनियस सूर्यांक कपूर के अंडर काम किया है, इसलिए उसके कुछ गुण उमेश पटेल में भी थे। तभी तो लोगों को अपनी बातों को सुनने के लिए मजबूर करने में उसे जरा सा भी समय नहीं लगा। पहले दिन जब वो कंपनी आई, देविका अपने ऑफिस में ही रही, जबकि उमेश पटेल ने कंपनी को सेटल करने में देविका की हेल्प की। कई असिस्टेंट्स को सेक्रेटेरियल रूम से निकाल दिया गया था। कुछ सीनियर एम्प्लॉयज को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि उनमें से कोई भी कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उसी समय बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉयज जो काम पर नहीं आए, उन सबने बीमार होने का और कई जरूरी काम होने का नाटक किया या देविका के साथ कोऑपरेट करने का कोई कारण नहीं है ऐसा कहा। उन सभी एम्प्लॉयज को उमेश पटेल ने खुद कॉल करके एक एक कर इन्फॉर्म किया। उसने उन सभी से कहा कि अगर वो ओबरॉय ग्रुप्स का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते हैं तो वो सभी लोग कंपनी को अपना रेजिग्नेशन लेटर बड़ी ईमानदारी और बिना किसी झिझक के यहां से जा सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जब भी कोई नया ऑफिसर अपना काम संभालता है तो वह वैसा ही काम करता है जैसा कि उसके आसपास के कूलीग उसे करने के लिए मजबूर करते हैं। देविका ओबरॉय की इस कार्रवाई ने एम्प्लॉयज के असंतोष को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था, लेकिन ऐसा करने साथ ही उसने अपने सभी एम्प्लॉयज को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। जो कोई भी कंपनी के साथ ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं था, इन सभी को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था। देविका के ऑफिस में कोई उससे पूछने के लिए आया कि इतने सारे एम्प्लॉयज के कंपनी से निकल जाने के बाद कंपनी आगे काम कैसे करेगी। देविका ओबरॉय ने इन लोगों से ज्यादा बातें न करते हुए केवल एक ही सेंटेंस में अपनी बात कह दी, आप लोग आज तक जैसे काम करते आए हैं वैसे ही आगे भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें। अगर कोई पोजीशन खाली होगी तो मैं तुरंत लोगों को काम पर रख लूंगी। जैसा कि उसने सोचा था, उसका पहला दिन कंपनी में उससे काफी हद तक अच्छा रहा। देविका ओबरॉय ने उस दिन उमेश पटेल से अपने लिए कुछ बॉडीगार्ड्स और सेक्रेटरीज भी ढूंढने को कहा। आगे के कुछ दिनों में उमेश पटेल की मदद से देविका ने कंपनी में उम्मीद से काफी अच्छा काम किया, क्योंकि सूर्यांक कपूर का बेस्ट असिस्टेंट देविका की मदद के लिए वहां मौजूद था। कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय ने दोबारा देविका की इंसल्ट करने या उसे नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि अभी भी देविका उनकी नजरों में उनकी बॉस नहीं थी और न ही वे सब ये मानना चाहते थे, पर फिर भी वे सब मजबूरी में ही सही पर कड़ी मेहनत कर रहे थे। देविका ने जिन लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया था, जब उन्हें इस बात का पता लगा कि ओबरॉय एंड ग्रुप्स ने उनकी जगह नए एम्प्लॉयज की भर्ती शुरू कर दी है तो वह सब लोग घबरा गए।
उन्होंने शुरू में ये सोचा था कि देविका उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगी। उन्हें ऐसा लगता था कि देविका केवल खोखली धमकी दे रही है। इसलिए उसने उस कंपनी से उन्हें निकाल दिया था ताकि वह उन सबको डरा सके। लेकिन कौन जानता था कि देविका ओबरॉय ने अब कंपनी के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए थे, जिसमें उसका दूसरा ठोस कदम उसने नए एम्प्लॉइज को भर्ती करके उठाया। बहुत सारे लोग कंपनी में वापस लौट आए। उन सभी ने सबसे पहले आकर देविका से माफी मांगी। इससे साबित हो रहा था कि अब वे लोग कंपनी को अपना समझकर काम करने वाले थे। चैप्टर 25 देविका की काबिलियत। दूसरी ओर देविका ने उन सभी से कहा कि क्योंकि आप सभी कंपनी के पुराने कर्मचारी थे, उन सभी ने पहले उसके पिता के लिए काम किया था, आप सभी लोग जब तक कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे और उसकी बातें अच्छी तरह से सुनेंगे तब तक उसके अगेंस्ट कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। देविका अपने पुराने कर्मचारियों को काम पर इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि वह काफी टाइम से यहाँ काम कर रहे थे और उन्हें कंपनी के हालात और उसके काम की भी जानकारी थी। नहीं, कर्मचारियों को सारे काम शुरुआत से सिखाने पड़ते, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें बस अपने पुराने काम को आगे इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना था। देविका ने अभी भी सारे एम्प्लॉइज को वापस काम पर नहीं रखा था। उसने केवल उन्हीं को काम पर रखा जिन पर उसे पूरा भरोसा था। कंपनी में कई लोगों के धोखेबाज होने के बावजूद कई लोग ऐसे भी थे जो हमेशा से चाहते थे कि देविका अपनी कंपनी संभाले और उसे अपने हिसाब से चलाए। वह अपने कंपनी में दोबारा उन लोगों को नहीं रखना चाहती थी जो उसकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसे लोगों को रखकर वह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारती। ऐसे लोग काम करने से ज्यादा गॉसिप्स में ध्यान लगाते और बाकी के कर्मचारियों को भी अपनी तरह ही काम ना करने की सलाह देते, जो कि देविका इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी कंपनी में कुछ अनरिलायबल और डिसलॉयल लोग मौजूद थे। इसलिए देविका ने उन सभी को कंपनी से बाहर निकाल दिया था। देविका का ऐसा करना बहुत जरूरी था, तभी तो उसकी प्रेजेंस उस कंपनी में मौजूद एम्प्लॉइज को पता चल पाती। देविका बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार बनती जा रही थी। देविका वाकई में बहुत ज्यादा होशियार थी। भले उसने कभी भी कंपनी में कदम तक नहीं रखा, लेकिन वह जो भी सीख रही थी और उसने जो भी सीखा वह काफी तेज था, और आगे भी वो सारी चीजें बहुत जल्दी ही सीख जाएगी। उमेश पटेल ने उसे जो कुछ भी सिखाया देविका ने वह सब एक ही बार में सीख लिया। उसकी सीखने की गति यकीनन बहुत तेज थी क्योंकि वह सीखना चाहती थी। वह कहते हैं ना जहां चाह वहां राह। देविका को चाहती कि वह अपने पापा की कंपनी को आगे ले जाए और उसकी इसी चाहत ने उसे पहले सूर्यांक कपूर से मिलाया और उसके जरिए उमेश पटेल से। उमेश पटेल ने उसे केवल एक ही हफ्ते में बिजनेस के कई ऐसे तरीके बता दिए थे जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया था कि वह इस काम को आसानी से कर सकती है। अभी उसे कुछ ही दिन हुए थे कंपनी संभालते हुए, लेकिन वो उम्मीद से काफी अच्छा कर रही थी। कुछ दिनों बाद सूर्यांक कपूर एक बिजनेस ट्रिप से वापस आया। वह अभी अभी घर आया ही था कि उसे अपनी शिष्या मिस देविका ओबरॉय की याद आई। उसने उमेश पटेल को बुलाया और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। सूर्यांक ये जानना चाहता था कि देविका अपने बिजनेस में कैसा कर रही है। उमेश पटेल कुछ ही देर में सूर्यांक कपूर से मिलने उसके घर पहुंच गया। उसने आते ही सबसे पहले देविका की सभी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में सूर्यांक को बताया कि कैसे वो धीरे धीरे अपने काम में परफेक्ट होती जा रही थी। मिस देविका ओबरॉय के पास पास्ट में किसी भी तरीके के बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन शी इज स्मार्ट और बिजनेस को सीखने में काफी तेज है। उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया और अब वो इस लायक हो गई है कि अपनी कंपनी को हैंडल कर सके। उमेश पटेल ने कहा। केवल एक हफ्ते में देविका ने उमेश पटेल से काफी कुछ सीख लिया था, जिसके बारे में सूर्यांक कपूर का असिस्टेंट खुद बड़े चाव के साथ बता रहा था। ये सच में काबिल-ए-तारीफ था। सूर्यांक कपूर ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। शायद उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उमेश पटेल ने देविका के बारे में जो कहा वो सच है या नहीं। एक्चुअली वो इस बात से हैरान था कि कोई इतनी जल्दी इतना सब कैसे सीख सकता है। सूर्यांक अपने असिस्टेंट को अच्छी तरीके से जानता था। वो काफी लंबे समय से उसके साथ काम कर रहा था। उसने बहुत कुछ देखा था।
उमेश पटेल को ऐसे व्यावसायिक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जिन्हें बिजनेस की कोई समझ नहीं थी। सूर्यांक के सामने खड़े होकर उमेश पटेल देविका की तारीफ कर रहा था। उसकी बातों का साफ मतलब ये था कि देविका में बिजनेस करने के गुण मौजूद थे, उसमें सीखने की काबिलियत थी। आप देविका की मदद करने के लिए उसके साथ ही रहिए। मैंने उसे उसकी किताबें पढ़ने के लिए कहा था। क्या उसने पढ़ाई शुरू कर दी है? सूर्यांक कपूर ने कुछ सोचकर उमेश पटेल से पूछा। उसने पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दी है। ओबेरॉय ग्रुप्स में उन लोगों पर अपनी नज़र गड़ाए रखें जो भी देविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देविका को कहें कि जितना जल्दी हो सके कंपनी को अपने अंडर कंट्रोल कर ले। सूर्यांक कपूर ने अपनी मजबूत आवाज में कहा। देविका अब ऑफिस में पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी। दिन भर देविका कंपनी के कामों में उलझी रहती और रात में अपनी पढ़ाई और मैनेजमेंट के तरीके सीखने में होती भी क्यों न। आखिर कंपनी को, जो कि उसके पापा की आखिरी निशानी थी, उसे ऊंचाइयों तक जो लेकर जाना था, अपनी कंपनी के लिए वो दिल लगाकर ढेर सारी मेहनत कर रही थी और हर दिन उसे इतना ज्यादा काम होता था कि देविका अपना काम करते हुए कब सो जाती इस बात का उसे एहसास ही नहीं रहता था। इतना ज्यादा बिजी होने के बाद भी देविका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे इन कामों को करने में उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। क्योंकि देविका सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती थी, इसलिए उसकी थोड़ी सी कोशिश ही उसे कामयाबी दिला देती थी। देविका की यह बात अच्छी थी कि उसने पहले से ही धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया था कि कंपनी को कैसे चलाया जाए। साथ ही उसने कंपनी के लोगों को खुद पर विश्वास करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। जब तक कंपनी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते तब तक उसकी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती। चैप्टर 26 देविका का अपहरण। हमेशा की तरह कंपनी में अपना काम करने के बाद देविका सारा काम समेटकर अकेले घर के लिए चली गई। दूसरी रातों की अपेक्षा वो रात देविका को ज्यादा गहरी और अंधेरी लग रही थी। सुनसान सड़क, ना कोई जानवर ना ही कोई इंसान। पूरी सड़क पर एक अलग सा सन्नाटा पसरा था। देविका अपनी पढ़ाई की बातों को याद करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। वो वहां से बस अकेले चलती हुई जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह एक पतली गली से गुजरी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे घूर रहा है। जब कोई सीन ऐसे घूर कर देखता था तो देविका को बहुत अजीब सा महसूस होता था। वो डर से कहां पर ही थी, उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। पूरी सड़क एकदम सन्नाटेदार और सुनसान थी। देविका ने एकदम से मुंह मोड़ लिया, ज्यादा घबरा गई थी। उसने घबराते हुए अपने बैग में हाथ लगाया और अपना फोन बैग से निकालकर से हाथ में पकड़ लिया। देविका गाड़ी चलाना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि आज तो उसकी कार मरम्मत के लिए गई थी। इसलिए उसने वहां से एक टैक्सी ली और अपने बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास के लिए चली गई। क्लास के बाद उसने घर जाने से पहले खाना खाने के लिए कुछ जगह ढूंढने का प्लान बनाया। जिस गली में वह थी उसके बाद सड़क के उस पार कुछ रेस्टोरेंट्स थे। उसे इस बात की यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि यहां से दूसरी तरफ जाने के बाद भी कोई उसका पीछा करना जारी रखेगा। देविका आगे की तरफ चलती जा रही थी, लेकिन क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह बार बार अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखती हुई जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके पीछे कोई नहीं है। तो क्या ये सब उसका एक भ्रम था? नहीं, उसे अब और तेज चलने की जरूरत थी। हालांकि प्रियांशी में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी और रात में कुछ अपराधियों से उसका सामना होना बहुत मामूली सी बात थी। जैसे ही देविका ने अपनी चलने की गति और तेज की, वह आगे बढ़ी, तभी अचानक कोई उसके आगे आकर खड़ा हो गया और पीछे से 6-7 लोग और उसे घेर कर खड़े हो गए। देविका को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। उसके पास बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न ही वो दाएं जा सकती थी और न ही बाएं। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पा रही थी। उसका दिल अचानक से बहुत तेज धड़कने लगा और वह बहुत ज्यादा घबरा गई। कौन हो तुम लोग? आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देविका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उन सभी लोगों ने काले सूट पहने हुए थे।
ऐसा लग रहा था कि यह सब लोग बॉडीगार्ड हैं और किसी ने उन्हें देविका को किडनैप करके लाने का आदेश दिया हो। मिस देविका कपूर, प्लीज हमारे साथ चलिए। वे सभी लोग देविका की तरफ घूरकर देख रहे थे। कुछ लोग उसकी ओर चलने लगे और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। देविका ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम पीछे को लेने शुरू कर दिए और पीछे जाते जाते उसकी पीठ अचानक दीवार से जाकर सट गई। उसने अपने सामने खड़े लोगों को घबराते हुए देखा और कुछ कहने की हिम्मत करके डरते हुए बोली, अगर तुम लोग ऐसे ही मेरी तरफ चलते रहे तो मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूं। पीछे हटो, मैंने कहा ना, पीछे हटो। देविका ने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपना फोन निकाला, लेकिन वहां खड़े किसी भी किडनैपर को देविका की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने आगे जाकर देविका को उसकी बाजुओं से कसकर पकड़ लिया। उधर दूसरी ओर सूर्यांक कपूर अपने घर के स्टडी रूम में बैठा था। रामा कपूर ने सूर्यांक कपूर में किसी काम के लिए अपने स्टडी रूम के ड्रॉअर को खोला और वहां ड्रॉअर में पड़े कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अचानक उसकी नजर पड़ी। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स वही थे जो उसने देविका के साथ साइन किए थे। उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखकर सूर्यांक को देविका का ख्याल आया। उसे याद आया कि उसने कई दिनों से देविका को नहीं देखा है। उसके बारे में सोचकर सूर्यांक कपूर का दिल बेचैन हो गया। देविका का चेहरा सूर्यांक को हमेशा उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सुरभि चक्रवर्ती की याद दिलाता था। सूर्यांक ने अपना फोन उठाया और देविका का नंबर डायल किया। उसके चेहरे पर फिर से वही नाराजगी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने देविका को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार उसका फोन दूसरी तरफ से कोई काट देता। उसने एक और बार लास्ट टाइम उसे फोन किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आया। आखिर मतलब क्या है इस लड़की का? इसने मेरा फोन कट करने की हिम्मत भी कैसे की? क्या उसने जानबूझकर मेरा फोन काट दिया? लगता है हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को वो भूल गई है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्ल एक जैसी होने के साथ ही देविका भी सुरभि की ही तरह धोखेबाज है, जो हमेशा मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया। सूर्यांक ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसका वह सुंदर और मासूम सा चेहरा अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में तमतमाने लगा। जैसे ही उसने देविका को वापस लाने के लिए किसी को आवाज लगाने की सोची, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। देविका का फोन। सर हेल्प मी। जैसे ही सूर्यांक ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से धीमी लेकिन चिंता से भरी आवाज आई। उसके बाद अचानक कुछ लोगों की आवाज आती है, अरे वो रही लड़की, उसे पकड़ो, वह शायद किसी को फोन कर रही है, उसका फोन लो और तोड़ दो। देविका किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन गुंडों से अपना फोन ले पाए और उसे चालू कर दिया। उसने सबसे पहले सूर्यांक कपूर को फोन किया, लेकिन फोन करने के बाद वो बस एक ही लाइन बोल पाए सूर्यांक से। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उन गुंडों ने उसके हाथ से देविका का फोन छीन लिया और जमीन पर पटककर देविका का फोन तोड़ दिया। दो लोगों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाया। वो लोग देविका के आगे बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर थे, इसलिए देविका उनके सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाए। उसका विरोध करना किसी भी तरीके से उसके काम नहीं आ रहा था। चैप्टर 27 सूर्यांक की चिंता। तुम लोग कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? देविका को उन लोगों ने रस्सी से बांध दिया था और कार में खींचकर बैठा लिया था। देविका खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर ये लोग उसका किडनैप क्यों कर रहे हैं। वहां पर मौजूद किसी भी किडनैपर को देविका की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे लोग तो बस अपना काम कर रहे थे। काला सूट बूट पहना एक आदमी आगे ड्राइवर सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था। दूसरा काले सूट वाला आदमी उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। देविका पीछे की सीट पर बैठी थी और उसके इर्द गिर्द दो आदमी उसे घेर कर बैठे हुए थे। कार काफी स्पीड से सड़क पर दौड़ती हुई जा रही थी। देविका थोड़ी घबराई हुई थी उन सब को देखकर, लेकिन उसका भाग कर निकलने का कोई भी मौका नहीं दिखाई दे रहा था। वह बैठकर बहुत कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में काफी सारी बातें घूम रही थी, लेकिन सोचते सोचते उसे अचानक ये लगा कि शायद जिस व्यक्ति ने उसका किडनैप किया है वह हो सकता है कि उसी की कंपनी का कोई आदमी हो। शायद वह व्यक्ति देविका का पूरी कंपनी में कंट्रोल करने की वजह से कुछ नहीं था।
इसलिए उसने उसको किडनैप करवा लिया। ऐसा काफी हद तक पॉसिबल था कि वह व्यक्ति देविका को कंपनी से बाहर निकालने की धमकी देना चाहता था, इसलिए उसका अपहरण करवा लिया गया। क्या आप लोगों का बॉस आपकी कंपनी से है? देविका ने अपने बगल में बैठे किडनैपर की तरफ देखते हुए सवाल किया। देविका को इस बात से तसल्ली थी कि जिसने उसका किडनैप किया है वह कोई गैंगस्टर नहीं था। अगर उसे किसी गैंगस्टर ने किडनैप करवा लिया होता तो उसकी जो सिचुएशन थी वह बहुत ज्यादा खराब होती। किसी भी मौजूद किडनैपर ने देविका को जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे सभी बहुत शांत और मंझे हुए किडनैपर लग रहे थे। जल्दी ही किडनैपर्स और देविका की कार एक विला में घुस गई। जब कार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची तो बाहर का नजारा देखते ही आनिका को तुरंत समझ आ गया कि आखिर उसका किडनैप किसने करवाया है। नागेश बेदी ने कंपनी के एक ऐसे व्यक्ति को किडनैप करवा लिया था जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स थे। ऐसा लग रहा था कि नागेश बेदी के अंकल जॉन के साथ काफी अच्छे संबंध थे। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वह एक ट्रबल मेकर है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने देविका का अपहरण करने के बारे में सोचा। देविका के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। यह अच्छी बात नहीं थी कि उसे किडनैप कर लिया गया था। नागेश बेदी यह नहीं जानता था कि देविका को कैसे डराया धमकाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि नागेश बेदी ने देविका का अपहरण इसलिए करवा लिया होगा ताकि वह देविका को जान से खत्म कर सके। देविका को वहां से खींचकर लिविंग रूम में लाया गया। देविका बहुत ज्यादा असहज और परेशान हो रही थी। इधर सूर्या कपूर ने जब देविका को फोन किया और उसने उससे हेल्प करने के लिए कहा तो उसके बाद से ही सूर्या देविका को फोन कर रहा था, लेकिन वह से फोन नहीं कर पाया क्योंकि उसका फोन लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देविका का फोन नहीं लग रहा था, इससे ये साफ था कि किसी ने उसका फोन तोड़ दिया था। लेकिन उस तरफ से आए आवाज नहीं सूर्या को इतना तो समझा ही दिया था कि किसी ने देविका का किडनैप कर लिया था। कहीं देविका को कुछ हो तो नहीं गया, कुछ तो गड़बड़ है। सूर्या कपूर का दिल डर के मारे जोर दहल गया। उसके एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। देविका को किडनैप करने की हिम्मत किसने की? सूर्यांक ने अपना फोन उठाया और सबसे पहले उमेश पटेल को फोन किया। उसने कहा किसी ने आनिका का किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ से आवाज आती है क्या? उमेश पटेल फोन की दूसरी तरफ अपने एक दोस्त के साथ क्लासिकल सॉन्ग्स गा रहा था। जैसे ही उसे सूर्यांक का फोन आया उसने अपना कोट पकड़ा और क्लासिकल म्यूजिक के कमरे से बाहर निकल कर आया। 10 मिनट, केवल 10 मिनट है तुम्हारे पास ये पता लगाने के लिए कि देविका का किडनैप किसने किया है और अभी वह कहाँ है और किस हालत में है। सूर्या कपूर ने ठंडी आवाज में दूसरी तरफ से उमेश पटेल को आदेश दिया। देविका का अपहरण होना सीधे तौर पर उमेश पटेल की लापरवाही दिखा रहा था। उमेश पटेल को पता था कि उसने अपने बॉस के शांत बिहेवियर को फिर से उग्र कर दिया था। उमेश को अपनी इस लापरवाही का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। कंपनी में कुछ दिन से काफी शांति चल रही थी और उनके दिन काफी स्मूथ निकल रहे थे। इसलिए उमेश पटेल और देविका दोनों ने अपनी सेफ्टी साइड पर ध्यान देना कम कर दिया था। वो दोनों अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़े लापरवाह हो गए थे और इस बात का फायदा देविका को नापसंद करने वाले लोगों ने उसे किडनैप करके उठाया। अब उमेश पटेल को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर देविका को कुछ हो गया तो उसका बॉस तो उसे मार ही डालेगा। नहीं नहीं, ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। उमेश पटेल को देविका को जल्दी ही ढूंढना था, किसी भी हाल में। वो देविका को नहीं ढूंढ पाने जैसी बड़ी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर वो देविका को नहीं ढूंढ पाता तो सूर्यांक कपूर उसे सच में मार ही डालता। उसके बॉस को देविका से अच्छा व्यवहार करते हुए उसने देखा था और सूर्यांक को खास तौर पर देविका की काफी चिंता भी थी। उमेश पटेल सूर्यांक का सबसे केपेबल असिस्टेंट था। वह ऐसे ही किसी को भी उमेश को अपने साथ ले जाने की छूट कभी नहीं देता था, हमेशा अपने पास रखता था उसे, क्योंकि सूर्यांक को उमेश पर सबसे ज्यादा भरोसा था। उमेश, अंधेरी स्ट्रीट रोड पर 9 PM के सारे CCTV फुटेज चेक करो और मुझे अपडेट करो जल्दी। सूर्यांक ने फोन रखते हुए कहा 5 मिनट के अंदर इसकी जांच करो जल्दी, बॉस ने ऑर्डर दिया। चैप्टर 28, उसकी घिनौनी नजरें। देविका ने जल्दी ही नागेश बेदी को देख लिया।
नागेश बेदी अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। सोफे पर बैठा हुआ उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर किसी को भी यह गलतफहमी हो सकती थी कि वहां पर जो व्यक्ति बैठा है वह एक गर्भवती महिला है। ऐसा बैठा हुआ वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहा था। इस आदमी के पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स भी थे। वह थोड़ा सा मूर्ख और बहुत ज्यादा आलसी था। साथ ही वह एक बहुत बेकार स्वभाव का इंसान था। देविका ने वास्तव में सोचा नहीं था कि उसे नागेश बेदी ने किडनैप किया होगा। डायरेक्टर बेदी, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इस तरीके से अपनी जगह पर नहीं बुलाना चाहिए था? मेरा मतलब है, आपका ये तरीका क्या आपको सही लगता है? अगर आपको कुछ इतनी जरूरी बात मुझसे करनी थी तो आप मुझसे कंपनी में बात कर। मैं आपसे जरूर बात करती। मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि देविका कंपनी में काफी दिनों से काम कर रही थी, तो उसने कंपनी के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। अब वह पहले की तरह एक अमीर और बिगड़ैल लड़की नहीं थी जिसे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया था और उमेश पटेल के गाइडेंस में उसने ये भी सीख लिया था कि खुद को हर सिचुएशन में शांत कैसे रखना है। कंपनी में हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं न मिस देविका ओबरॉय? क्या आपने तब भी हमारे साथ सहयोग करने के लिए मना नहीं कर दिया था क्योंकि मिस देविका हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है? इस वजह से हम केवल एक्सट्रीम मेथड्स का ही यूज कर सकते हैं। आप इस बात का ब्लेम किसी और पर नहीं कर सकते हैं। ये सारी गलती केवल आपकी ही है। नागेश बेदी ने देविका की तरफ काफी वासना भरी निगाहों से देखा। कनिका कपूर बहुत ज्यादा सुंदर थी। दरअसल नागेश बेदी हमेशा से ही देविका के लिए बहुत गंदे इरादे रखता था अपने मन में। बात बस इतनी सी थी कि पहले क्योंकि देविका के पापा कंपनी के प्रेसिडेंट थे, इस वजह से भले ही नागेश बेदी के मन में देविका के लिए कैसी भी भावनाएं रही हो, लेकिन उसमें देविका को हाथ लगाने की हिम्मत कभी नहीं थी। और इस बार उसके हिसाब से देविका ओबरॉय बिल्कुल अकेली थी। कंपनी में नागेश बेदी उसके साथ डील नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां कई सारे और लोग भी होते थे और वह उसके लिए आसान नहीं होता। इसलिए उसका किडनैप करवाया, क्योंकि घर में उसके लिए देविका से निपटना बहुत आसान था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? देविका ने नागेश बेदी की तरफ घूरते हुए पूछा। नागेश बेदी का चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत और घिनौना था कि उसका चेहरा देखकर देविका खुद को वॉमिट करने से रोक नहीं पाई। मैं सुंदर हूं ना? नागेश बेदी ने देविका को चमकती और गंदगी से भरी घूरती हुई आंखों से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास यह आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है। आप बिना किसी परेशानी के अपने सारे शेयर्स मुझे दे दीजिए और साथ ही आप प्रेसिडेंट होने की पोजीशन से रिजाइन करने के अग्रीमेंट पर सिग्नेचर भी कर सकती हैं। ये 2 अग्रीमेंट्स हैं जिन पर आपको एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह साइन करने हैं। मैं आपको आज और अभी वापस भेज दूंगा। मैं आपसे दिल से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। नागेश बेदी इतना ज्यादा हैवानियत से भरा हुआ व्यक्ति था कि उसकी नजरें देविका के शरीर को एक स्कैनर की तरह देख रही थीं। देविका को उसे देखकर इतनी ज्यादा घिन आ रही थी कि उसका पूरा शरीर रोंगटों से भर गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। देविका ने गुस्से में नागेश बेदी की तरफ देखा और चीखते हुए बोली, आप जानबूझकर मुझे इस तरीके से डरा और धमका रहे हैं। और आप शायद भूल रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप मेरे साथ कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह सब कानून के खिलाफ है। इसके लिए आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। मैं कानून तोड़ रहा हूं, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पुलिस को फोन करने की हिम्मत और किसकी है तुम्हारी? तुम पुलिस को फोन करने वाली हो? अगर आज तुम्हारे साथ यहाँ कुछ किया जाता है, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। नागेश बेदी ने देविका का मजाक उड़ाया। हाँ हाँ हाँ, तुम वाकई में बहुत भोली हो। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने पहले कितनी भी बार कुछ भी किया हो, फिर भी मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें तुम में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कि मुझे तुम में है। तुम नागेश बेदी, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? देविका ने नागेश बेदी को घूरते हुए देखा। तुम कौन हो? तुम? मैं सच में नहीं जानता। सूर्यांक कपूर मेरा गुरु है।
अगर उसे पता लगा कि तुमने इस तरीके से मेरा किडनैप किया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? देविका ने नागेश बेदी को घूरकर कोल्ड लुक से देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। बोलते हुए देविका ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ पीछे की ओर कलाई से आपस में बंधे हुए थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह रस्सी को खोलना तो छोड़ो, हिला तक नहीं पाए। हालांकि उसने सबको यही दिखाया कि वह बहुत शांत है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि वह दिल ही दिल में बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने कहा कि सूर्यांक कपूर का गुरु था, लेकिन क्या सच में सूर्यांक कपूर उसका गुरु था? बिल्कुल नहीं। सूर्यांक कपूर ने तो देविका के साथ केवल एक डील की थी, लेकिन सूर्यांक कपूर कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसके पास लड़कियों की कमी रही हो। देविका को यह भी अच्छे से नहीं पता था कि सूर्यांक को अगर ये पता होता कि उसका किडनैप कर लिया गया है तो वो उसकी मदद करने के लिए आएगा भी या नहीं। सूर्यांक कपूर उन लोगों में से था जिसे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो देविका की किडनैपिंग को इग्नोर भी कर सकता था। उसने देविका से साथ केवल एक समझौता ही तो किया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि सूर्यांक उसकी कंपनी बचाने में देविका की मदद करेगा। देविका ने उसके साथ बस बेड शेयर किया था और इसके अलावा सूर्यांक की देविका को बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। चैप्टर 29 देविका की इज्जत। जब उसने सूर्यांक कपूर का नाम सुना तो नागेश बेदी ने देविका का मजाक उड़ाया। सूर्यांक कपूर, मुझे डराने धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करना बंद करो। मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तुम और सूर्यांक कपूर गुरु और शिष्य तो बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम सूर्यांक कपूर के शिष्य हो तो मेरा नाम उल्टा लिखा जाएगा। सूर्यांक कपूर कभी भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने उसके लिए ऐसा क्या किया है कि वह तुम्हारी मदद करने के लिए उस दिन बोर्ड की बैठक में वहां मौजूद था, लेकिन उस दिन के बाद से तो मैंने उसे कभी तुम्हारी मदद करने के लिए कंपनी में आते हुए नहीं देखा। मैं जानती हूं कि वह मेरी मदद करने कंपनी में दोबारा कभी नहीं आया, लेकिन उसका एक असिस्टेंट मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा मेरे साथ मौजूद था। देविका ने नागेश बेदी की ओर देखा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सूर्यांक कपूर को नाराज करने की कीमत चुका नहीं पाओगे। नागेश बेदी ने फिर से देविका का मजाक उड़ाया। उसे देविका की बातें सुनकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसका असिस्टेंट सूर्यांक कपूर के पास अब एक नया असिस्टेंट है। उसने सूर्यांक कपूर को शायद इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन? सूर्यांक कपूर तुम्हारा गुरु है। ड्रीम ऑन। देविका ने गुस्से में अपने दांत पीसे और नागेश बेदी की तरफ देखा। देविका से इस अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवाओ। नागेश बेदी ने अपने बगल में खड़े एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया। उसके बगल में खड़े एक बॉडीगार्ड ने और पेपर उठाए और देविका के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देविका को पेपर्स पर सिग्नेचर करने को कहा। मैं इन पर सिग्नेचर नहीं करूंगी, देविका ने अग्रीमेंट्स को इग्नोर करते हुए कहा। चाहे कोई कुछ भी कहे, देविका अपने शेयर्स किसी को नहीं देगी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसके माता पिता केवल उसके लिए छोड़ गए थे। वह इतनी आसानी से किसी दूसरे को अपने शेयर्स किसी हालत में नहीं देने वाली थी। क्या तुम सच में इस अग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं करने वाली हो? क्या सच में यही तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। नागेश बेदी ने अपने एक बॉडीगार्ड को देविका को घसीटकर उसके सामने लाने का आदेश दिया। उसके बॉडीगार्ड ने देविका को उसके सामने घसीटकर पटक दिया। फिर उसने अपने गंदे हाथ से देविका के गाल को छुआ। तुम्हारी त्वचा सच में बहुत कोमल है। तुम्हें रात और दिन अपने सपने में देखना। तुम सच में इस लायक हो कि तुम्हें अपने में देखा जाए। वो बोल ही रहा था कि अचानक नागेश बेदी देविका के कपड़े फाड़ने के लिए उसकी तरफ एकदम से बढ़ा। मुझे जाने दो प्लीज। देविका बहुत तेज घबराने लगी। उसके मन की शांति से कहीं खो गई और वो बिल्कुल हड़बड़ा गई। नागेश बेदी ने अपने मोटे और गंदे हाथों से देविका को उसकी छाती से पकड़कर अपनी ओर खींचा। देविका को बहुत हेल्पलेस महसूस हो रहा था। उसने तेजी दिखाई और अचानक आगे बढ़ते हुए नागेश बेदी के हाथ में जोर से दांत काट लिया।
देविका ने अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ में दांत काटा। देविका ने महसूस किया कि उसके दांतों की काटने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। इतनी ज्यादा कि उसके दांतों में नागेश बेदी के मांस को काट लिया था। लेकिन अभी भी वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। नागेश बेदी को इतना असहनीय दर्द हुआ कि उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। देविका ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसके हाथ को अपने दांतों के बीच जकड़ लिया था। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन अपनी बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने हाथ को देविका के मुंह से छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके हाथ का दर्द और तेज होता जा रहा था। नागेश बेदी ने देविका को अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर से लात मारकर जमीन पर पटक दिया। उसने अपना हाथ देखा हो तो उसमें बहुत बड़ा घाव था और उससे खून बह रहा था। नागेश बेदी इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। दर्द के मारे उसका हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसका दर्द बेहद असहनीय हो रहा था। उसने शायद पहले कभी भी इतने ज्यादा दर्द का अनुभव नहीं किया था। वह देविका की इज्जत लूटना चाहता था, पर वो अभी इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने अपने बॉडीगार्ड्स देविका को मारने को कहा। उसे मारो, उसे जोर से मारो, मार मार कर अधमरा बना दो इसे। और इसकी पिटाई करने के बाद इसकी वीडियो बनाओ और उसे इसके खिलाफ इस्तेमाल करो। अगर वो अग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं करती है तो यह वीडियो हर जगह वायरल कर दो। सबको दिखाओ कि वह कैसी दिखती है जब उसकी इज्जत उछाली जाती है। एक आदमी के द्वारा। अपनी बात खत्म करने के बाद भी नागेश बेदी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह खड़ा हुआ और उसने गुस्से में देविका के पेट पर 3 बार जोर से लात मारी। उसका पैर से देविका को मारना इतना ज्यादा तेज था कि दर्द से देविका का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे। यू एनिमल, तुमने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम एक जानवर हो? नागेश बेदी ने अपने खून से लथपथ हाथ को देखा और परेशान हो गया। तुम मुझे मेडिसिन बॉक्स क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं रेबीज का इंजेक्शन लगाऊं? यू फूल, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गिव मी द डैम मेडिसिन बॉक्स। नागेश बेदी के आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स ने देविका को लात और मुंह के मारना शुरू कर दिया। देविका तुरंत चोटों से गिर गई। उसे इन चोटों की वजह से इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि अब वो बोलने की भी हालत में नहीं थी। उसके मुंह से केवल एक दबी हुई कराह निकली और उसने नागेश बेदी की ओर देखा। चैप्टर 30 देविका को और पीटो। उसे मारो और पीटो, उसे इतना मारो कि मार खाते खाते उसकी जान ही चली जाए। नागेश बेदी ने अपने घायल हाथ को देखा। उसे अपने हाथ में इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह महिला वास्तव में एक जानवर थी, नहीं तो उसे इतना दर्द क्यों होता? नागेश बेदी को दर्द से करहाते हुए देख देविका की आंखों में ठंडक पड़ रही थी। वह उसे ऐसे ही देखना चाहती थी। उसने खून से लथपथ होते हुए भी उसको ऐसे देखा जैसे वह चाहती थी कि जब वह मर भी जाए और भूत बन जाए तब भी वह नागेश बेदी को दर्द ही देती रहेगी। तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? नागेश बेदी सोफे से गुस्से में उठ खड़ा हुआ और जाकर आनेका के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा था तुमसे, मेरी बात मान लो। नागेश बेदी के बॉडीगार्ड्स ने देविका के कपड़ों को एक ही बार में फाड़ दिया था। उन बॉडीगार्ड्स के हाथों में इतनी ताकत थी कि देविका के कपड़े फटने में जरा भी देर नहीं लगी और उसके कंधे साफ दिखने लगे। उसके फटे हुए कपड़ों से देविका का कोमल और चमकता हुआ शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद सभी लोग देविका को ऐसे देखकर अपनी लार टपकाने लगे। घायल नागेश बेदी भी उसे देखकर अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने देविका से बहुत भद्दी बातें की। नागेश बेदी ने देविका को वासना भरी निगाहों से देखा। देविका ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें डर से भरी हुई साफ दिख रही थी। उसने ऐसी ही डरी हुई आंखों से नागेश बेदी को देखा। बिना एक भी शब्द कहे वो उसे बस घूरे जा रही थी। भले ही उसने एक भी शब्द नहीं कहा, पर उसका ऐसे घूर कर देखना ही वहां मौजूद सभी लोगों पर एक दबाव बना दिया था। नागेश बेदी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने डर के मारे सबकॉन्शियसली अपना हाथ एकदम से वापस ले लिया। देविका का दर्द में होने के बाद भी नहीं रोना नागेश बेदी को उसने एक पल के लिए चौंका दिया। देविका के साथ अभी तक जो भी वहां उस कमरे में हुआ था वह उसके लिए एक बार भी नहीं रोई थी।
देविका ओबरॉय, जो कि ओबरॉय परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और पहले वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से वह हमेशा सबकी नजरों में रहती थी। लेकिन अब लग रहा था कि वह पूरी तरीके से बदल गई है। वह खुद भी नहीं बता सकती थी कि वह कैसे और कब बदल गई। लेकिन नागेश बेदी के खुद के ही इंट्यूशन ने उसे भीतर तक डरा दिया था। डैम इट! नागेश बेदी ने देविका को खूब भला बुरा कहा। वह वहां से चला गया और जाते जाते अपने आदमियों से देविका की और ज्यादा पिटाई करने का आदेश देकर गया। वे लोग देविका को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी दरवाजे के बाहर से नौकर की आवाज आई। आप लोग यहाँ किसकी तलाश कर रहे हैं? ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां मुंह उठाकर आप कभी भी किसी भी वक्त बिना अपॉइंटमेंट किस तरीके से घुस जाएंगे। इस तरीके से किसी के घर में जबरदस्ती घुसना कानूनन जुर्म होता है। प्लीज आप लोग यहाँ से ऐसे ही वापस चले जाइए। रास्ते से हटो, बाहर से सूर्या कपूर की गरजती आवाज आई। उमेश पटेल ने नौकर को वहीं रोक दिया। उधर घर के अंदर नागेश बेदी के हाव भाव एकदम से बदल गए। आखिर उसके घर के अंदर इस तरीके से बिना बताए घुसने की हिम्मत किसकी हुई? क्या उसे अपनी मौत की तलाश है और लगता है अपनी जिंदगी से प्रेम भी नहीं है? जाओ बाहर जाओ और देखो कि वहां बाहर आया कौन है। नागेश बेदी ने अपने बगल में खड़े एक बॉडीगार्ड से कहा। इससे पहले कि नागेश बेदी का कोई बॉडीगार्ड दरवाजे तक पहुंच पाता, ब्रांडेड सूट और बूट पहने एक आदमी आधा अंदर आ चुका था। सूर्या कपूर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके बारे में यह बात जरूर फैली थी कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने नागेश बेदी को दबंग नजरों से देखा। उमेश पटेल उसके पीछे पीछे अंदर आया। उन लोगों ने नागेश बेदी के नौकर को पकड़ लिया था। वह भी उनका पीछा करते हुए चिल्ला रहा था, तुम लोगों को यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? यहाँ किसी को भी ऐसे आने की परमिशन नहीं है। ये किसी का पर्सनल घर है। सूर्या कपूर की आंखों में किसी को भी डराने का ताकत थी। उसे देखकर उस नौकर के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। उसने खुद के ऊपर उसकी आंखों का दबाव महसूस किया और जिसे देखकर को बहुत ज्यादा डर गया। नागेश बेदी अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाने जा ही रहा था कि उसने वहां पर खड़े सूर्या कपूर का चेहरा साफ तौर पर देखा। उसकी सांस वही अटक गई और उसने अपने शब्दों को अपने गले के नीचे ही रहने दिया। सूर्या कपूर यहाँ क्या करने आया? उसके पास इतनी पहचान या काबिलियत नहीं थी कि वो सूर्या से मिल सके। इससे मिलने के लिए नागेश बेदी लायक ही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में मिस अनिता कपूर के लिए यहाँ आया हो? असंभव। सूर्या कपूर केवल मिस अनीता के लिए ये कैसे आ सकता है? तो तुम हो द सूर्या कपूर? मुझे हैरानी हो रही है इस बात की। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? नागेश बेदी ने देविका के द्वारा अपने घायल हाथ को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और एक झूठी मुस्कान के साथ उसका वेलकम किया। ये जगह बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर मिस्टर सूर्या कपूर को मुझसे कुछ कहना है तो क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करते हैं। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। मैं तो अपने शिष्य को ढूंढ रहा हूं, जो अभी कुछ देर पहले से गायब है। मुझे पता चला है कि कोई उसे उठाकर यहां तुम्हारे पास लेकर आया है। सूर्या कपूर ने नागेश बेदी की तरफ देखा भी नहीं। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, उसकी नजर जमीन पर घायल पड़ी देविका पर गई। चैप्टर 31। सूर्या ने अपने कोट से देविका को ढका। देविका जमीन पर मुड़ी हुई थी। उसने अपने शरीर को कसकर गले लगा रखा था। हालांकि वह दर्द के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी इतनी चोटिल होने के बावजूद उसने एक भी आंसू नहीं गिराया। देविका ओबरॉय का पूरा शरीर बहुत सारी चोटों से भरा हुआ था और उसे देखकर साफ लग रहा था कि आज यहाँ उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था। उसे जब एहसास हुआ कि उस पर पड़ने वाले घूंसे और लात अचानक से बंद हो गए हैं, तब देविका ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा। वहां उसे सूर्या कपूर का अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरा दिखाई दिया। जब देविका ने उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा तो उसे देखकर देविका ने राहत की सांस ली। सूर्या कपूर, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही देविका ने अपनी बात पूरी की, उसका अकड़ा हुआ शरीर और नसें अचानक से सब ढीले पड़ गए और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।
सूर्याक ने जब जमीन पर पड़ी देविका को देखा तो उसका उदास मन और ज्यादा उदास हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर सूर्याक का दिल गुस्से से भर गया। सूर्याक कपूर बिना कुछ कहे देविका की तरफ आगे बढ़ा और उसने नागेश बेदी के एक बॉडीगार्ड को एक ही बार में जोर से जमीन पर पटक कर दिया। अभी भी नागेश बेदी के कुछ ऐसे बॉडीगार्ड्स बचे थे जो सूर्याक कपूर को ऐसा करने से रोकना चाहते थे और उस पर हमला भी करना चाहते थे, लेकिन उन सब को भी सूर्याक कपूर ने अपने एक ही वार से उसी समय निपटा दिया। देविका की ऐसी हालत देखकर सूर्याक कपूर का चेहरा बहुत उदास हो गया था। उसने अपने शरीर से अपना कोट उतारा और देविका के शरीर को ढक दिया। फिर उसने देविका को अपनी गोद में जमीन से ऊपर उठा लिया। मिस्टर कपूर, नागेश बेदी बता नहीं पा रहा था कि वह कितना ज्यादा डरा हुआ था। सूर्याक कपूर की साइलेंट प्रेजेंस से ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दम उसके सीने में घुट रहा है और उसकी आवाज को किसी ने उसके गले से पकड़कर उसके पेट तक खींच लिया हो, जिसकी वजह से वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। नागेश बेदी ने डर के मारे अपने मुंह की लार निगल ली। उसे अचानक ऐसा लगने लगा था कि उसके पास शब्दों की कमी हो गई है। क्या सूर्याक कपूर वास्तव में देविका ओबरॉय के गुरु थे? क्या देविका कपूर वास्तव में सूर्याक कपूर के दिल में थी? हे भगवान, क्या अब नागेश बेदी का नामो निशान मिट जाएगा? नागेश बेदी को अपनी इस हरकत का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मिस्टर कपूर, मैं अभी आया था यहाँ पर मिस देविका कपूर से कुछ बातें करने के लिए, किसी कंपनी की किन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मैं इसके पास आ रहा था। अब तो नागेश बेदी डर के मारे इतना ज्यादा डर गया था कि वह खुद के लिए दो झूठ भी नहीं बोल पा रहा था। सूर्याक कपूर ने नागेश बेदी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह देविका कपूर को वहां से अपनी गोदी में उठा कर ले गया और चुपचाप घर से बाहर चला गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा कोल्ड स्टोरेज की तरह ठंडा दिख रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। उसने देविका को अपनी गोदी में ही लेकर कार में बिठाया। कार में बैठने के बाद सूर्याक कपूर ने देविका को उठाया और उमेश पटेल उन दोनों को लेकर गाड़ी से सीधे अस्पताल पहुंचे। नागेश बेदी द्वारा उस व्यक्ति को विदा किया गया। जब सूर्याक वहां से चला गया तो नागेश बेदी ने राहत की सांस ली। उसके पैर अचानक से नर्म हो गए और वह लगभग जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन शायद किसी ने खींच ली हो। क्या नागेश बेदी के पास अभी भी बचने का कोई रास्ता था? ऐसा लग रहा था कि नागेश बेदी ने सूर्याक कपूर को नाराज कर दिया था। सूर्याक कपूर उस व्यक्ति के लिए एक दैत्य की तरह था जो भी उसके खिलाफ जाता। अस्पताल में सूर्याक कपूर देविका को अपनी गोद में लिए हुए इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। देविका को डॉक्टर को सौंपने के बाद सूर्याक कपूर का स्वभाव उतना ही डरावना था जितना हो सकता था। बॉस, हमें नागेश बेदी के साथ अब आगे क्या करना चाहिए? उमेश पटेल ने पहले कभी भी सूर्याक कपूर को किसी भी लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था। उसे महसूस हो रहा था कि मिस अनिका ओबरॉय सूर्याक कपूर के लिए अब बहुत ज्यादा खास बन गई थी। उमेश पटेल को ये बात पहले से पता थी कि अब नागेश बेदी के लिए आगे का वक्त अच्छा नहीं होने वाला था। उसने देविका को इस तरीके से परेशान करके बहुत गलत किया। क्या मुझे अभी भी तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि हमें क्या करना है? सूर्याक कपूर ने उमेश पटेल को घूरते हुए गुस्से में देखा। उमेश पटेल हैरान था। आई एम सॉरी बॉस, मुझे पता है अब मुझे आगे क्या करना है। मैं नागेश बेदी को कंपनी में जीने नहीं दूंगा। उसे इतना ज्यादा परेशान कर दूंगा कि वो मिस देविका की आज की हालत के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं मिस देविका ओबरॉय को चोट पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को उसकी 10 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उमेश पटेल सूर्याक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वहां से तुरंत चला गया। देविका की चोटों के इलाज के बाद उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया और वीआईपी वार्ड में भेज दिया गया था। हालांकि देविका के शरीर पर कई सारी बाहरी चोटें आई थी, लेकिन फिर भी देविका इतनी तो भाग्यशाली रही कि उसकी जान बच गई और उसे ना ही कोई बहुत ज्यादा गंभीर चोट थी। उसकी ज्यादातर चोटें बाहरी तौर पर थी और उसके आंतरिक अंगों या हड्डियों पर कोई चोट नहीं थी।
इसलिए देविका की हालत सीरियस नहीं हुई और वह बच गई। सूर्यांक कपूर कुछ देर देविका के बिस्तर के पास बैठा रहा। सूर्यांक वहां पर बैठा देविका को एकटक देख रहा था। देविका ने सूर्यांक कपूर से फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर। सूर्यांक कपूर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। देविका ओबरॉय का चेहरा सूर्यांक को हमेशा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सुरभि चक्रवर्ती की याद दिलाता था। सूर्यांक ये बात जानता था कि देविका ओबरॉय सुरभि नहीं थी, लेकिन उसका दिल और उसके इमोशंस देविका के लिए जागने लगे थे। सूर्यांक कपूर को आनिका का चेहरा कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वह देविका को इस तरीके से घायल होते हुए नहीं देख सकता था। वह देविका को चाहता था, लेकिन वह से आज बहुत नाराज था। सूर्यांक कपूर एकदम से खड़ा हुआ और उस वार्ड से बाहर चला गया। चैप्टर 32 मुझे दर्द हो रहा है, मास्टर मेरी मदद करो। देविका अचानक से बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा घाव थे। वह इतने दर्द में थी कि उसकी आंखों से दर्द के मारे आंसू निकल पड़े। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुमने इतनी जोर से उठने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो ये थोड़ा अजीब होता है ना? स्वाति शर्मा ने बेबसी से बिस्तर पर लेटी देविका की ओर देखा और उसे जोर से डांट लगाई। स्वाति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देविका ने बाएं देखा फिर दाएं देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में थी। बेहोश होने से पहले की कुछ बातें उसे धीरे धीरे याद आई। जब उसने सूर्यांक कपूर को देखा था, उसका दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। उसने स्वाति से कहा, मेरे मालिक कहाँ है? तुम्हारे मालिक मतलब सूर्यांक कपूर? वह तो बहुत पहले चले गए। स्वाति ने देविका की ओर देखा और उससे कहा। स्वाति ने ग्लास में पानी डालकर देविका की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारे मालिक ने मुझे फोन किया और यहाँ आने के लिए कहा। जब तक मैं यहाँ पहुंची सूर्यांक कपूर उससे पहले ही जा चुके थे। देविका थोड़ी निराश हुई। स्वाति ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे और सूर्यांक कपूर के बीच क्या हुआ था? वह सच में तुम्हारा मालिक बन गया था क्या? तुमने सच में उसे खुद को बेच दिया था? उसने देविका की तरफ देखा और स्वाति उससे थोड़ा नाराज सी दिख रही थी। देविका इतनी सॉफ्ट दिल और स्वभाव की लड़की थी और सूर्यांक कपूर उसके लिए एक भेड़िए की तरह था। उन दोनों का कोई मेल ही नहीं था। सूर्यांक के लिए देविका जैसे बनी ही नहीं थी। स्वाति को देविका की सच में चिंता हो रही थी, क्योंकि सूर्यांक कपूर के द्वारा उसका इस्तेमाल किए जाने के बाद भी देविका को शायद उसका कोई खास लाभ नहीं मिला था, ऐसा स्वाति को लग रहा था। स्वाति को देखकर देविका मुस्कुराई। उसने उसके हाथ से पानी लिया और एक घूंट पानी पिया। देविका को ये लगने लगा था कि सूर्यांक कपूर कोई बुरा इंसान नहीं था। उसने उसके साथ सिर्फ एक सौदा ही तो किया था और उस सौदे के बदले ही आज उसने कम से कम देविका को उन गुंडों से तो बचा ही लिया। बात बस इतनी सी थी कि देविका जब उठी तो वह सूर्यांक को देखना चाहती थी, पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए वह थोड़ी निराश थी। उसने सोचा था कि सूर्यांक उसके जागने का इंतजार करेगा और यही उसके साथ बैठा रहेगा। स्वाति को पता था कि देविका सूर्यांक कपूर का जिक्र नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने देविका से सूर्यांक कपूर के बारे में आगे कुछ भी नहीं पूछा। उसने कई बार देविका की तरफ देखा और फिर उसकी कंपनी की सिचुएशन की परवाह करते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी ठीक चल रही है? उमेश पटेल ने मेरा काफी साथ दिया है। उसके सपोर्ट के साथ मैंने खुद को बहुत शक्तिशाली भी महसूस किया है। वह मुझे उन सारी चीजों से निपटने में मदद करता है जिन्हें मैं संभाल नहीं सकती थी। वह बूढ़े और धोखेबाज लोग मेरे साथ अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं अब धीरे धीरे सब कुछ सीख लूंगी और जब मैं सारे कामों में परफेक्ट हो जाऊंगी तो मुझे आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। देविका ने अपनी बात कही और मुस्कुराए। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का संकेत था और अपनी जीत की चमक भी थी। उसे देखकर लगता था कि भले ही उसके माता पिता अब इस दुनिया से चले गए हो थे, लेकिन अब ये पक्का था कि वह अपने कंपनी की अच्छे से रखवाली कर सकती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देविका, अगर ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो या मेरे साथ शेयर करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। ऐसा कुछ भी है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं तो प्लीज मुझे बताना।
मैं और मेरे पिता तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे पापा ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बताना। वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तुम किसी बात में झिझक मत रखना देविका। स्वाति ने बड़ी सरलता से कहा। तुम रात के खाने में क्या खाना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मुझे कुछ हल्का खाना है, जैसे कि दलिया। मुझे दलिया चाहिए, देविका ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से जाकर दलिया लेकर आती हूँ, तुम थोड़ी देर रुको। स्वाति ने अपना बैग उठाया और दलिया लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर चली गई। स्वाति के जाने के बाद आने का अपना फोन वापस लेना चाहती थी ताकि वह सूर्यांक को फोन कर सके। लेकिन उससे तभी याद आया कि जिस वक्त उसका किडनैप हो रहा था तो किडनैपर्स ने उसके हाथ से फोन लेकर उसका फोन तोड़ दिया था। देविका के पास अब कोई फोन नहीं था। देविका ने सोचा अब वह केवल स्वाति के आने का इंतजार कर सकती है और उसके बाद उससे अपने लिए फोन खरीदने के लिए कह सकती है। उधर सूर्यांक कपूर के घर में बॉस नागेश बेदी विदेश भागना चाहता था। उसे हमारे लोगों ने हवाई अड्डे पर पकड़ा था। उमेश पटेल सूर्यांक के पास वाले सोफे के पास खड़ा हो गया और उसने सूर्यांक कपूर को देखा और उसे देखते हुए जो भी हुआ था उसे सब कुछ रिपोर्ट किया। सूर्यांक कपूर की आंखों में गुस्सा भर गया था। उसने अपना सिर उठाया और उमेश पटेल की ओर देखा। उमेश पटेल अपने बॉस की आंखों में सब कुछ देख पढ़ और समझ सकता था, क्योंकि वह काफी समय से उसके साथ काम कर रहा था। उमेश पटेल ने बचपन से ही अपने बॉस के साथ काम किया था। वे दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। इतने समय में उमेश पटेल अपने बॉस की हर एक बात और हर एक इशारे को अच्छी तरह से समझना सीख चुका था। मैंने पहले ही अपने कुछ लोगों को उसके अवैध कामों की जांच करने के लिए कह दिया था, जो भी आज तक नागेश बेदी ने किए थे। साथ ही मैंने पहले से ही पुलिस को भी उसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। उसके बारे में अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब वह अपना आधे से ज्यादा जीवन जेल में ही बिताएगा। जब उमेश पटेल वहां से वापस जा रहा था तो सूर्यांक एकदम से बोल पड़ा, उसकी खूब पिटाई की जानी चाहिए। उमेश पटेल रुका और उसने अपने बॉस के हाव भाव देखे। उसे यकीन था कि उसके बॉस उसकी बातों से संतुष्ट थे और फिर वो वहां से चला गया। सूर्यांक कपूर ने अपना सिर हिलाया, उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल शांत लग रहे थे। मिस देविका ओबरॉय को अपनी रक्षा करना सीखना ही होगा। चैप्टर 33 थैंक यू मास्टर। अगले दिन जब देविका की नींद खुली तो वह खुद को पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। पिछले दिन उसके मास्टर हॉस्पिटल में नहीं आए थे और आज भी उसके मास्टर हॉस्पिटल में नहीं आए। देविका कल से सूर्यांक का इंतजार कर रही थी, पर वो था कि उसे किसी के होने न होने से फर्क ही नहीं पड़ता था। देविका कुछ निराश थी क्योंकि वह सूर्यांक कपूर को थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिल पा रहा था। उसने शुरू में सोचा कि सूर्यांक कपूर शायद उसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि यह बात उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं की गई थी कि अगर उसे कभी कोई ऐसी परेशानी आती है तो सूर्यांक कपूर को उसे इन सब चीजों से बचाना होगा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से सूर्यांक वहां पहुंचा और उसे उन लोगों से बचा लिया। कभी भी सूर्यांक बहुत भयानक होने का एहसास दिलाता था लोगों को, लेकिन असलियत में वह इतना बुरा इंसान भी नहीं था। उसने लोगों के साथ काफी अच्छा व्यवहार भी किया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलबी तो था लेकिन नर्म दिल वाला भी था। वो हॉस्पिटल के वार्ड में अकेली बोर होने लगी थी। उसके पास कोई भी फोन या कंप्यूटर नहीं था। वह ये भी नहीं जानती थी कि स्वाति वापस कितनी देर में आएगी और क्या वह अपना फोन लाएगी भी या नहीं। तभी देविका को अपनी कंपनी का ख्याल आया कि कंपनी में काम निपटाना था। तो अब क्या करेगी वो, क्योंकि वह अस्पताल में थी तो उसे थोड़ा समय वही लगने वाला था और उन चीजों को निपटाना भी बाकी था। देविका कंपनी को लेकर थोड़ी परेशान थी। उसे डर था कि अगर वह कंपनी में नहीं रही तो जिस कंपनी को उसने थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया था, वह कंपनी फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी वह पहले थी। वार्ड का दरवाजा अचानक से धक्का मारकर किसी ने खोल दिया। देविका ने बड़े उत्साह के साथ दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा शायद सूर्यांक कपूर होगा, लेकिन वह तो सूर्यांक का असिस्टेंट उमेश पटेल निकला। अरे उमेश पटेल, आप यहाँ कैसे? उमेश पटेल को वहां पर मौजूद देखकर देविका थोड़ी हैरान हुई।
मैं तो बस यूं ही तुम्हारा हाल चाल पूछने आया था। रास्ते से मैं तुम्हारे लिए एक फोन भी लाया था। उमेश पटेल आगे बढ़ा और उसे अपनी पॉकेट से निकालकर एक फोन देविका को दे दिया। तुम चिंता मत करना क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे सारे नंबर इस फोन में कॉपी कर लिए हैं, जिनसे भी आप अपने पुराने फोन से संपर्क किया करती थी, और आपका ये वाला नंबर यह अभी भी आपका वही पुराना नंबर है जो आप पहले इस्तेमाल किया करती थी। थैंक यू स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर उमेश पटेल। आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वह देविका के थोड़ा नजदीक था। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बॉस के आदेश का पालन कर रहा हूं। उमेश पटेल मुस्कुराया। मिस देविका, आपकी चोटें अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। आप अभी कंपनी संभालने लायक नहीं हुई है, इसलिए अभी मुझे ही अपनी कंपनी के मामलों को संभालने दें। जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो आप किसी भी दिन कंपनी में आकर अपनी पोजीशन संभाल सकती हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी चोटें कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। मुझे सिर्फ कुछ बाहरी चोटें ही लगी है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे अभी छुट्टी दे दी जाए तो मैं भी कंपनी आ सकती हूँ, देविका ने कहा। नहीं मिस देविका ओबरॉय, डॉक्टर ने आपको 1 से 2 दिन तक अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए कहा है, उमेश पटेल ने कहा। मिस देविका, प्लीज आप थोड़ा आराम करें और पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल करिए और मैं आपकी कंपनी के हर मैटर को अच्छे से देख लूंगा। आप वहां की चिंता मत करिएगा। तो फिर ठीक है, आपकी इतनी मेहनत और साथ के लिए आपका धन्यवाद। स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर पटेल, ये तो मेरी जॉब है और मुझे यही करना है। मिस्टर उमेश पटेल, मेरे गुरु कहाँ है? देविका को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। देविका को सूर्यांक कपूर से डरना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि सूर्यांक कपूर उसके साथ फिर से कुछ गलत करे। लेकिन फिर भी वह उस आदमी को देखना चाहती थी, क्योंकि देविका उसे खुद व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी, क्योंकि उसने भी बिना किसी फायदे के देविका की मदद की थी। मिस देविका, बॉस तो कंपनी में चले गए हैं। अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो आपकी तरफ से वह मैसेज मैं बॉस को दे सकता हूं। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, देविका ने में सिर हिलाया। उमेश पटेल ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर सोच समझकर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। काम के बाद ऑफिस जब खत्म हो जाएगा फिर मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा। जब उमेश पटेल वहां से निकला तो उसके जाने के कुछ देर बाद स्वाति वहां देविका से मिलने दोबारा आई। देविका, वह आदमी कौन था जो अभी अभी तुम्हारे वार्ड से बाहर निकल कर गया है? वह काफी हैंडसम था लेकिन थोड़ा गंभीर भी दिखाई दे रहा था। स्वाति ने हंसते हुए देविका से पूछा। वह सूर्यांक कपूर का विशेष सहायक मिस्टर उमेश पटेल है, देविका ने स्वाति से कहा। अच्छा नाम है उसका, उमेश पटेल, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन देविका, उसका विशेष सहायक तुमसे मिलने आया पर तुम्हारा मास्टर नहीं आया। देविका ने कुछ निराशा के साथ कहा, हाँ, वह नहीं आया। वह यहाँ आने से पहले ही कंपनी में जा चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी समुद्री भोजन और दलिया लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा ने तुम्हारे लिए इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। ये तुम्हें बहुत पसंद है। स्वाति ने लंच बॉक्स खोला और देविका को खाना परोसा। चैप्टर 34 मास्टर। स्वाति उस पूरी सुबह से दोपहर तक देविका के साथ ही थी। उसने देविका के लिए दोपहर का खाना खरीदा और दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और उसके बाद स्वाति वहां से चली गई। स्वाति के जाने के बाद देविका ने अपने फोन उठाया और वो सूर्यांक कपूर को फोन करके उसे धन्यवाद देना चाहती थी। वह सूर्यांक को फोन तो करना चाहती थी, लेकिन उन्हें परेशान करने से उसे डर लगता था। उसके बारे में सोचते हुए उसने सूर्यांक को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। देविका ओबरॉय का मैसेज जाता है, सूर्यांक को धन्यवाद मास्टर। जब उसने सूर्यांक को मैसेज भेजा तो वह बेवजह नर्वस महसूस कर रही थी। वो काफी देर इंतजार करती रही कि सूर्यांक का कोई तो रिप्लाई आएगा, पर सूर्यांक की ओर से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। देविका ने कुछ ज्यादा न सोचते हुए अपने आप को रोका, क्योंकि वो सूर्यांक के लिए अपनी सोच को गंदा नहीं करना चाहती थी।
देविका सूर्यांक के लिए कुछ भी बुरा या गलत नहीं सोचना चाहती थी। वो अभी तक सूर्यांक कपूर को पूरी तरीके से पहचान ही नहीं पाई थी। देविका के लिए यही काफी था कि उसने सूर्यांक कपूर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, और वह कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में मदद कर सकता था। उसे सूर्यांक कपूर से बहुत ज्यादा बातचीत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कपूर एंड ग्रुप्स। सूर्यांक कपूर अपनी कंपनी का काम संभाल रहा था। उसने अपने फोन पर किसी मैसेज का टोन सुना था। अपना सारा काम खत्म करने के बाद उसने फोन की तरफ देखा। जब उसने मैसेज बॉक्स खोला तो उसमें उसे देविका का एक मैसेज दिखाई दिया। जब उमेश पटेल ने उसे फोन भेजा था, तब उसने उससे फोन लेकर सूर्यांक को मैसेज किया था। मैसेज कुछ खास नहीं था, केवल 3 शब्द थे। मास्टर आपका धन्यवाद। वह सूर्यांक कपूर को खुद ही मास्टर कहने लगी थी। सूर्यांक ने कब कहा था कि वह उसे मास्टर कहकर बुलाए। सूर्यांक का पूरा चेहरा भावविहीन होकर ठंडा हो गया था। उसने देविका के मैसेज को देखा तो उसे फिर से सुरभि की याद आई। देविका का व्यक्तित्व उसे हमेशा ही सुरभि चक्रवर्ती की याद दिला देता था। जब भी उसने सुरभि के बारे में सोचा उसे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा सा महसूस होता था। सुरभि चक्रवर्ती और देविका ओबरॉय। उसके मन में 2 अलग महिलाओं ने एक सा चेहरा पहना हुआ था। ऐसा लगता था कि देविका वही महिला बन गई थी जिसने सूर्यांक को धोखा दिया था और खुद किसी तरीके की चोट न पहुंचे खुद को इसलिए उस पर भरोसा किया था। सूर्यांक के दिल में गुस्सा बढ़ता ही गया। नफरत या प्यार, उसके लिए इस तरह की भावनाओं को समझ पाना बहुत कठिन था। वह जानता था कि सुरभि चक्रवर्ती अभी भी जिंदा है और बहुत खुश भी है, लेकिन उसने कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि सूर्यांक उसकी कितनी परवाह करता था। भले ही वह इतने सालों से उससे दूर रह रही थी, लेकिन फिर भी सूर्यांक ने उसे अभी भी अपने दिल में जगह दी हुई थी। सूर्यांक ने अपने फोन में मैसेज देखा और उसका मैसेज देखकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर जवाब दिया। मास्टर, आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको क्या सिखाऊं, बिस्तर पर अपने हमबिस्तर को कैसे खुश किया जाए? सूर्यांक का रिप्लाई देखकर उसका दिल एकदम से ठंडा हो गया। उसने उस दिन कार में अपने साथ हुई दरिंदगी को याद किया। उसने अपने दिमाग से इस बात को निकाला। उसे याद था कि ड्राइवर भी कार में ही मौजूद था और फिर भी उसने देविका के साथ सब कुछ बड़ी बेरहमी के साथ किया और उसे चोट भी पहुंचाई। फिर उन्हीं बातों को सोचकर देविका को एकदम भयानक डर का एहसास हुआ। कंपनी में सूर्यांक ने अपनी फोन की ओर देखा, पर उसने देविका के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह एक घमंडी सी मुस्कान में हंसा। क्या वह ऐसे ही डरी हुई थी? क्या उसे मास्टर नहीं कहना चाहिए था? सूर्यांक कपूर थोड़ा सा आलसी होकर पीछे चेयर पर लटक गया और अपनी टाई खींचकर लूज कर ली। उसने अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोल लिया। वह थोड़ा अनियंत्रित और दुष्ट लग रहा था। देविका कपूर। उसका चेहरा काफी हद तक सुरभि चक्रवर्ती जैसा लग रहा था। वह जब भी उसे देखता तो वह हमेशा यही सोचता कि क्या वह सुरभि चक्रवर्ती ही है। जब उसने फिर से सुरभि के बारे में सोचा तो उसे तकलीफ हुई। यह वही महिला थी जिससे वह अपने दिल ही दिल में सबसे ज्यादा नफरत करता था, और यह वही महिला भी थी जिससे वह पास में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह अच्छी तरीके से जानता था कि केवल देविका ही सुरभि चक्रवर्ती को रिप्लेस कर सकती थी। सूर्यांक देविका से मिलना चाहता था। वह उसे बताना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। ऐसा लग रहा था कि वह सुरभि चक्रवर्ती को प्रताड़ित करने के लिए देविका को प्रताड़ित कर रहा था। अपने हॉस्पिटल के वार्ड में देविका बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। अपने कंपनी के काम पर बातें करने के लिए उसके पास उमेश पटेल को से संपर्क करने के अलावा अब उसके पास कुछ भी नहीं था। जब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था तो वह केवल अपने फोन में लगी रहती थी और फेसबुक पर स्क्रॉल करती थी। फेसबुक पर सूर्यांक कपूर के बारे में कुछ खबरें छपी थी। उसका ध्यान अचानक से सूर्यांक कपूर पर गया। फिर किसी वजह से उसे गिल्टी फील हुआ। उसने सूर्यांक कपूर के पोस्ट देखे। शायद काफी समय हो गया था सूर्यांक को फेसबुक पर रजिस्टर तो था, लेकिन उसमें कुछ ही पोस्ट थी सूर्यांक के द्वारा की हुई। शायद कभी सूर्यांक ने ही कुछ ऐसे पर्सनल सूचनाएं पोस्ट किए हों।
फ्रेंड्स बुक के ज्यादातर पोस्ट उसकी कंपनी की बातों के बारे में ही थे। उसका फेसबुक काफी बोरिंग था। जैसे ही देविका फ्रेंड्स बुक छोड़ने वाली थी, उसने अचानक किसी को दरवाजा खोलते हुए देखा। वार्ड का दरवाजा खुला और दो पैरों के जोड़े अचानक से अंदर आ गए। उसकी नजरें तुरंत सूर्यांक कपूर से मिली। चैप्टर 35 देविका को प्रताड़ित किया। सूर्यांक को देखते ही देविका की दिल की धड़कन रुक गई। उसे देखते ही उसका भेजा हुआ मैसेज देविका के दिमाग में आया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? देविका बेवजह घबराहट महसूस कर रही थी। यहां तक कि उसके चेहरे के भाव भी कुछ परेशान से लग रहे थे, माना कि वह सूर्यांक से मिलना चाहती थी, लेकिन इस समय वह अपने सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। यह आदमी उसे अभी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने महसूस किया, उसे लगा कि वह सूर्यांक को ऑफेंड नहीं कर सकती है। उसने उसके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसे अचानक थोड़ा डर लगने लगा था। अगर सूर्यांक ने उसे हर बार इसी तरीके से प्रताड़ित किया तो उसका क्या होगा? क्या तुम मुझसे डरती हो? सूर्यांक ने बोलते हुए देविका की आंखों में डर देखा। नहीं, मैं नहीं डरती, देविका ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेर दी। देविका ने उसे अभी मास्टर कहने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वह फिर से वही सब नहीं जानना चाहती थी। क्या तुम नहीं डरती मुझसे? सूर्यांक उसके पास कदम से कदम मिलाकर आया। वो देविका के काफी करीब था। उसका चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के सामने था। उसने एक हाथ से देविका के चेहरे को छुआ तो देविका एकदम से घबरा गई। वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने सांस लेने तक की भी हिम्मत नहीं की। उसका दिल जोर जोर से ढोल की तरह बज रहा था। देविका बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो करना क्या चाहता था, लेकिन फिर भी उसने वहां से हिलने तक की हिम्मत नहीं की। वह काफी डरी हुई थी। उसके दिल में एक डर समा गया था। उसे महसूस हो रहा था कि सूर्यांक के बॉडी से अभी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। जिस तरीके से उसने उसे देखा, भले ही उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसका भावविहीन चेहरा देविका को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन देविका उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। पहले जब भी सूर्यांक गुस्से में था, तब भी उसने पहले उसके गुस्से का अनुभव किया था। उसे अभी पता ही नहीं था कि सूर्यांक इसने गुस्से में क्यों था। कहीं ना कहीं उससे लग रहा था कि एक वही है जो सूर्यांक को बड़ी आसानी से नाराज कर सकती है। जब सूर्यांक गुस्से में नहीं होता था तो वह बहुत अच्छा गुरु साबित होता था, लेकिन जब भी सूर्यांक कपूर गुस्से में होता तो उससे भयानक कोई नहीं होता। उसने देविका की आंखों में फिर से वही डर देखा। अचानक सूर्यांक कपूर फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देने लगा। देविका उसे अभी भी सुरभि से मिलती जुलती ही लगती थी। ये सच में सुरभि से मिलती जुलती थी, वही महिला जिसने सूर्यांक को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। सूर्यांक को अच्छी तरीके से पता था कि उसके सामने जो लड़की बैठी है वह सुरभि चक्रवर्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल की वजह से वो उसे प्रताड़ित करके अपनी भड़ास निकालना चाहता था। वह देविका को दर्द का महसूस कराना चाहता था, उसे दर्द का अनुभव देना चाहता था, उसे बहुत ज्यादा पीड़ित करना चाहता था। सूर्यांक चाहता था कि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो कभी उसने किया था। मैं यहाँ अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने के लिए आया हूँ। सूर्यांक कपूर सीधा खड़ा हो गया और उसने देविका की ओर देखा। देविका जानती थी कि यह ऐसा ही होने वाला है। उसका दिल डर से कांप उठा। वह जानती थी कि उसे हर हाल में अपना कर्तव्य पूरा करना ही है। वह ये भी जानती थी कि सूर्यांक कपूर ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पहले ही पूरा कर दिया था। वह अपनी तरफ से बिल्कुल भी किसी चीज में कमी नहीं छोड़ता था। उसने उसे एक पर्सनल असिस्टेंट भी दिया था, जो कई सालों से सूर्यांक कपूर का खास हुआ करता था। पर यह हॉस्पिटल में देविका कुछ कहते हुए बीच में ही रुक गई। तुम्हें मुझे खुश करना होगा, सूर्यांक ने ठंडे लहजे में बोला। मालिक, उसने कुछ भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। देविका ने अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाया और अपने शब्दों का अपने गले से नीचे ही रखा। उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत तक नहीं की। उसने काफी धीमी स्वर में कहा, मिस्टर कपूर, ये हॉस्पिटल है, मुझे पता है। देविका अभी भी थोड़ी डरी हुई लग रही थी। वह पहले भी एक बार लगभग मर चुकी थी।
इसलिए उसने उसका विरोध किया। उसे पता था कि सूर्यांक कपूर जिस भी बात के लिए कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने खुद अपनी मर्जी से उन कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए थे। भले ही चाहे वह दिल से ये सब चीजें नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखा था तो उसे करना ही पड़ेगा। मिस्टर कपूर, क्या हम यहाँ से कहीं और चले? देविका ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? सूर्यांक ने इतना कहा और देविका को उसके नाजुक हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लिया। उसने देविका को डरते हुए देखा तो सूर्यांक को दिल ही दिल में सुकून भरी खुशी हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो देविका को नहीं बल्कि सुरभि को प्रताड़ित कर रहा हो। देविका के विरोध ने उसे इरिटेट तो बहुत किया, लेकिन वो खुश भी काफी था। देविका सूर्यांक की फिर से वही सब हरकतें केवल उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सहन कर रही थी। देविका के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती तो हो सकता है उसकी कंपनी उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती थी। देविका बस उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। वो सूर्यांक कपूर की सारी बातें मानने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी। इसलिए वह सूर्यांक का हर बार प्रताड़ित करना चुपचाप सहन कर जाती थी। जब भी सूर्यांक गुस्से में होता था वो देविका को सुरभि की जगह प्रताड़ित करना चाहता था, और वो कर भी रहा था। देविका को सूर्यांक की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशानी और तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह अपनी तकलीफ को हमेशा ही दबाती जा रही थी और उसकी इस हरकत को देखकर सूर्यांक को उस पर और भी ज्यादा हो गुस्सा आ रहा था। उसने अपने अधीन आई देविका को खूब प्रताड़ित किया। देविका को हर एक पल बहुत लंबा लग रहा था। उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। उसे एहसास हुआ कि जो सूर्यांक कपूर कभी भी एकदम भगवान के समान उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ होता है, वही सूर्यांक कभी भी राक्षस से भी बदतर हो जाता है। उसका व्यवहार अजीब और अनप्रिडिक्टेबल था। देविका सूर्यांक से वाकई में बहुत डरती थी। देविका के मन में सूर्यांक के लिए बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। उसे अभी यह नहीं पता था कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ये बस शुरुआत है, खेल तो अभी बाकी था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।